एरे हमें मिलती है, जैसे कि ये आपको 5 एलिमेंट्स की एरे मिली है। अब आपको उसमें बाइनरी सर्च में ये है कि आपको एरे हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में मिले, तो आप उसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक एरे बनाता हूँ, अब यहाँ पर ये एरे है और इसमें कोई 5 एलिमेंट्स की बना लेते हैं इसको भी। तो अब यहाँ पे क्या है, ये सॉर्टेड होगी तो आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च लगाने का फायदा क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि वो थी सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब जैसे कि आपके पास 6 है, फिर है 8, फिर है 15, फिर है 17, इस तरीके से, और 22, ये सॉर्टेड ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, लेकिन एक ऑर्डर, ये नहीं कि कोई एलिमेंट पहले आ रहा है कोई एलिमेंट बाद में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, ऐसे नहीं। अगर आपके कोई ऑर्डर में अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, तो आपने क्या करना है, वहां पर बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लगाना है। बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लगता कैसे है, अब इसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमने ये करना होता है कि आपके होते हैं दो पॉइंटर्स। क्या होते हैं? दो पॉइंटर्स, दो वेरिएबल्स होते हैं जो ट्रेवर्स कर रहे होते हैं आपकी एरे पे। एक पॉइंटर होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। अब करते क्या है उसमें कि आपने क्या करना है, लेफ्ट और राइट आपके पास दो पॉइंटर्स हैं, अब इनकी इंडेक्सिंग भी होगी। एरे है ना, 0 1 2 3 4। अब करना ये है आपने, इन दोनों पॉइंटर्स की मदद से इनके जो इंडेक्सेस हैं इनको प्लस करके डिवाइड करना है 2 से, और मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा। क्यों ये आएगा? क्योंकि ये वाला इंडेक्स आएगा ना। अगर मैं इन दोनों के इंडेक्स को प्लस करता हूँ, जैसे कि ये वाला इंडेक्स लेफ्ट में क्या है, जो क्या फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला है मिड निकालने। जैसा मैथ्स में करते हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाले को प्लस करके डिवाइड 2 से करते हैं तो मिड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से यही फॉर्मूला है। तो दो स्लैश लगाए, हाँ एक स्लैश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपने इसको डिवाइड करके 2 से पता करना है कि मिड पॉइंट क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडेक्सेस क्या है यहाँ पर, एक है 0 प्लस 4 और डिवाइड बाय 2। तो 4 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, आपका आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो वही आपका मिड पॉइंट है। तो इसी तरीके से आपका आंसर आएगा 2। तो आपका मिड पॉइंट मिल गया। अब आपका मिड पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। एम एक वेरिएबल अलग होगा, एक पॉइंटर होगा जो वेरिएबल होगा जो पॉइंट कर रहा होगा लोकेशन को एरे की, इस 2 वाले इंडेक्स। अब करना ये है, आपने चेक करना है क्या, अब आपने टारगेट को ढूंढ रहे होंगे आप, ठीक है। फर्स्ट करें, आपका जो टारगेट था जो आप ढूंढ रहे हैं अपनी एरे में, वो है 70, ठीक है। क्या है? 70, ये है आपका टारगेट। अब आपने अगर इसको देखना है तो आपको, ये है सॉर्टेड एरे, आपको ये भी पता है कि ये है सॉर्टेड एरे। तो अब आपको पता है तो आप क्या करोगे, चेक करोगे इस मिड वाली वैल्यू को, क्या ये मेरे 70 जो टारगेट ढूंढ रहा हूँ क्या उसके बराबर है या नहीं है। ये तो हमें एल्गोरिथम लिखना है ना, अब ये तो कंप्यूटर को नहीं पता ना कि ये किस तरीके से एरे विजिबल नहीं हो रही ना उसको। हमें तो नजर आ रहा है कि 70 कहाँ पर है, लेकिन हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा तो आपको पता ना हो कि 70 को ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है, तो तुम्हें सॉर्टेड एरे है। तो 15 हमें यहाँ मिल रहा है, 15। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, हम चेक करेंगे मिड में कौन सी वाली वैल्यू में कौन सी वैल्यू है ना, मिड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो 15 है। हमारा टारगेट क्या है, 17। हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि भाई मस्त, अब इससे तो हमें कंफर्म हो गया है कि इस साइड में हमारा टारगेट अवेलेबल है ही नहीं, इधर जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। एरे के इस पार्ट में हमें हमारा टारगेट मिलेगा नहीं। हम क्या करेंगे, उसको एक पॉइंट आगे से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, जो आपका लेफ्ट पॉइंटर है ना, लेफ्ट पॉइंटर ये वाले, ये जो आपका लेफ्ट है, इसको आप मिड +1 पे ले आएंगे। आप लेफ्ट को ले आएंगे यहाँ पर, वहां से वो चला जाएगा। क्योंकि अब हमने वहां देखना ही नहीं है ना, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें टारगेट हमारा 17 है, हमें 15 हमें मिल रहे हैं एलिमेंट, वैसे तो पीछे तो हो नहीं सकता, सॉर्टेड है, पीछे सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे 15 से बड़े एलिमेंट सब राइट पे होंगे। तो भी हमने इस जगह पर देखना है। अब हमने इन दोनों लोकेशन, अब क्या है, राइट लेफ्ट और राइट पॉइंटर में देखना है। अब इनका भी मिड निकालेंगे, राइट ही बात है, एल्गोरिथम तो ऐसे ही चलेगा। तो ये मिड निकालेगा कैसे, ये करेगा 3 और 4 को प्लस। क्या करेगा, 3 + 4, क्योंकि लेफ्ट का इंडेक्स क्या है, 3 है, राइट का इंडेक्स क्या है, 4 है। 3 + 4 डिवाइड बाय 2। क्या आंसर आ रहा है आपके पास, आपके पास आंसर आएगा 7। 7 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आएगा आपके पास, 3.5, जो कि 3 बन जाएगा, क्योंकि वो हो जाती है पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आती, इंटीजर डिवीजन में। तो 3.5 आता है, लेकिन 0.5 ट्रंकेट हो जाता है, चला जाता है।
ठीक है। तो हम क्या, हमें मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है, सिर्फ 3। पता चल गया कि यहाँ पर 3 इंडेक्स पर हमारा मिड पॉइंट अब आएगा, तो मिड इक्वल टू हमने लिखा हुआ होगा, तो ये वहां पर आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब मिड में आ गया 3, तो अब मिड कहां पर है, अब मिड आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से मिड चला गया। अब दोबारा चेक करेगा वो, क्या ये 17 के बराबर आ गया है, जो हमारा टारगेट है, क्या ये टारगेट के बराबर आ गया है। तो हम देखेंगे यस, ये टारगेट के बराबर आ गया है। तो ये टारगेट के बराबर क्यों आ गई, कि मिड की जो वैल्यू है वो भी 17 है, हमारा टारगेट भी 17 था, तो 17 डबल इक्वल टू 17 हो गया। तो हमारा, हमें टारगेट मिल गया, हम इसी इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, तो हम बोलेंगे 3, हमारा आंसर है 3। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने कितनी जल्दी 17 को ढूंढ लिया। अगर हम यहाँ लीनियर सर्च करते, जैसे हम पहले क्या करते थे कि अगर टारगेट को ढूंढना है 17 को, तो पहले हमने इसको चेक किया, ये नहीं है, फिर इसको चेक किया, ये भी नहीं है, फिर इसको चेक किया, फिर ये भी नहीं है, फिर ये मिलेगा। तो आप कितनी ट्रेवर्सिंग करनी पड़ी, कितनी आइट्रेशन लगानी पड़ी है। बाइनरी सर्च से ये फायदा होता है, आपको कम से कम आइट्रेशन में आपको अपना टारगेट मिल जाता है। तो ये है बाइनरी सर्च इन एरे। एक बाइनरी सर्च ट्री था, वो डिफरेंट है, ये बाइनरी सर्च इन एरे, ठीक है। तो एरे में अगर बाइनरी सर्च लगाना तो ऐसे लिया जाता है, लेकिन सॉर्ट, इसकी भी शर्त है कि सॉर्टेड होना चाहिए, तो ही एक्सेप्ट होगा, आपका सही चलेगा। क्योंकि सॉर्टेड नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कि इसके पीछे सबके छोटे एलिमेंट्स है, इससे बड़े एलिमेंट्स भी, तो आप पता नहीं कर सकेंगे। इस वजह से सॉर्टेड होना जरूरी है एरे का। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये आपको बहुत कम टाइम में आपको टारगेट ढूंढ के दे देता है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, उसको डिस्कस करते हैं। लीनियर सर्च जो हम करते हैं ना, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो जितने वर्स्ट केस में क्या होगी कि आप पूरी एरे को ही, या फिर पूरी एरे है, इस पर ही आप पूरा ट्रेवर्स कर जाओ। ये आपका वर्स्ट केस, कि आप पूरी एरे में ट्रेवर्स कर जाओ और आपको अपना टारगेट मिले नहीं मिले कुछ गारंटी नहीं है, हो सकता है आपका टारगेट एरे में हो ही ना। अब जैसे कि यहाँ पर अब मैं, मेरे पास एलिमेंट्स है कुछ, अब उसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए, ठीक है, लेकिन वहां पर मैं टारगेट ढूंढ रहा हूँ 55, जो कि मेरी एरे में अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं ढूंढता ही जाऊंगा ना, ये ढूंढूंगा नहीं मिलेगा, यहाँ ढूंढूंगा नहीं मिलेगा, यहाँ देखूंगा नहीं मिलेगा, यहाँ देखूंगा नहीं मिलेगा, मैं एरे पर ट्रेवर्स कर जाऊंगा। तो मेरे पास तो 1000 की भी एरे हो सकती है, मैं 1000 के एरे में ट्रेवर्स कर जाऊंगा, मुझे टारगेट भी नहीं मिलेगा। तो ये वर्स्ट केसेस का। तो ये O ऑफ n है, मतलब जितनी बड़ी एरे होगी उतना ही आप ट्रेवर्स करो। तो ये इसका वर्स्ट केस है। तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है लीनियर सर्च की। इतनी इनपुट की साइज, उतना ही आपकी ट्रेवर्सिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, ये जो बाइनरी सर्च है ये कैसे काम कर रहा है। अब ये O ऑफ log, अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो O ऑफ log n की, log n वो इस वजह से है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n, लेकिन क्यों है इसको भी हम डिस्कस करें। जैसे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, अब आपको ढूंढना होता है टारगेट। अब आपके पास टारगेट होता है, थोड़ी बड़ी एरे बनाए हम, तो इसमें कुछ टारगेट है। अब जैसे कि आपको मिल ढूंढ रहे हैं 77, अब ये आपकी एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि वैल्यूज में अलग पेन सकता हूँ, जैसे कि 100 है, फिर आपके पास 25। अब सॉर्टेड ऑर्डर है, ये आपका जरूरी है, 125, और ये आ गया आपका 130, इस तरीके से। तो आपकी एलिमेंट कुछ अरेंजमेंट में सॉर्टेड ऑर्डर में रखी हुई है आपकी एरे में। तो अब आपने अगर इनको ढूंढना है, तो आपको इतना कम टाइम कैसे लग रहा है, तो ये इसकी वजह से, क्योंकि अब आपने 77 को ढूंढना है। अब 77 तो इधर एरे में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही मिड वाला ही सबसे, तो मतलब फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू आपकी 100 है, उससे पहले तो कोई और वैल्यू है ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये कैसे पता करेगा, कि पहले लेफ्ट को यहाँ रखेगा, राइट को यहाँ रखेगा, दोनों का मिड निकालेगा। मिड कैसे आएगा, मैं आपको बताता फॉर्मूला इससे निकलेगा, तो मिड यहाँ पे ये आएगा, ये आया। अब वो चेक करेगा मिड वाली वैल्यू क्या 77 के बराबर है या नहीं है, तो बराबर तो नहीं है, उससे छोटी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके लेफ्ट मिड वाले को, राइट वाले को लेफ्ट पे लेके जाएगा, तो राइट आपका यहाँ पर आ जाएगा, मिड -1। मिड राइट है ना, हमेशा पीछे आता है, लेफ्ट है हमेशा आगे आता है। तो ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करते हुए ढूंढ लेते हैं, समझ रहे हैं आप। तो आपकी एरे को छोटा से छोटा करते जाते हैं, अब आपकी एरे से इतनी रहेगी। एक ही आइट्रेशन के बाद अब इससे आपको पता चल गया कि यहीं पर एलिमेंट होगा, वरना नहीं होगा। अब क्या करेगा, दोबारा से मिड निकालेगा, दोबारा मिड निकालेगा, लेफ्ट और राइट को प्लस करके इंडेक्सेस को, मिड ये आएगा आपका। अब क्या करेगा, वो वापस से चेक करेगा 125 को, क्या ये 177 के, ये 77 के बराबर है या नहीं है। 77 तो इससे छोटा है,
तो अब क्या होगा, वापस से ये मिड -1 करेगा, वापस से राइट को और पीछे लेके आएगा, तो राइट तो यहीं पर आ गया, लेफ्ट। तो हमारी वाइल लूप पे कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, हम वाइल लूप लगाते हैं यहाँ पे, फॉर लूप भी लगा दो, हमें पता नहीं होता हमारा लूप कितना चलेगा। तो लेफ्ट लेस देन राइट, ये हमारी होती है कंडीशन, कि जब तक लेफ्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू राइट से छोटी है जब तक चलो, क्योंकि ये जब दोनों मैच कर जाएंगे एक जगह आ जाएंगे, तो मतलब दोनों पॉइंटर्स एक जगह आ गए, अगर वही टारगेट नहीं है तो बात खत्म। तो लेफ्ट और राइट जब एक जगह आ जाएंगे तो क्या होगा, एक ही जगह पर आ गए और ये वाइल लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर हम आखिर में रिटर्न कर देंगे -1, यहाँ टारगेट अवेलेबल ही नहीं है। तो सिर्फ 2 आइटरेशन के बाद इसने अपना पता कर लिया कि यहाँ टारगेट अवेलेबल ही नहीं है। अगर यहाँ पे लीनियर सर्च होता तो हम लोग पूरी एरे पे ट्रेवर्स करते, उसके बाद हमें पता चलता कि यहाँ टारगेट है या नहीं, जब टारगेट को ढूंढ रहे हैं इस एरे में। तो इस तरीके से ये बाइनरी सर्च काम करता है। अब इसका हम प्रोग्राम भी लिख लेते हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, तो क्वेश्चन यहाँ तक? ये सर कोई चैट में क्वेश्चन तो नहीं आया? नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके ओके, चलो फिर हम प्रॉब्लम पे ही चलते हैं फिर। ये है प्रॉब्लम बाइनरी सर्च, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में वो क्या कह रहे हैं आपसे, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, नम्स नाम की आपको एक एरे दी जा रही है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। क्या हुआ, क्या कहा इन्होंने, ऑलरेडी सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, आपको असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्टेड ऑलरेडी मिलेगी। एंड एन इंटीजर टारगेट, टारगेट आपको एक इंटीजर मिलेगा। राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम्स, आपने क्या करना है, फंक्शन लिखना है, जो फंक्शन की उन्होंने हमें बनाकर भी दी है, फंक्शन का नाम भी लिख के दिया है हमें, उसी फंक्शन में हमने कोड अपना लिखना है। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि आपने फंक्शन ऐसा लिखना है जो कि क्या करे, टारगेट को सर्च करे, टारगेट जो दे रहे हैं उसको ढूंढे आपकी नम्स वाली एरे में। अगर वो टारगेट आपकी नम्स वाली एरे में एग्जिस्ट करता है तो आप क्या रिटर्न करो, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो कि ये इसका इंडेक्स है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, टारगेट अवेलेबल ही नहीं है आपकी एरे में, तो आपने क्या करना है, रिटर्न करना है, क्या करना है, -1, कि वो जो आपका टारगेट है वो आपकी एरे में अवेलेबल ही नहीं है, तो आपने रिटर्न -1 कर देना, सिंपल। क्योंकि राइट -1 भी रिटर्न करे, माइनस कोई इंडेक्स नहीं होता, इसका मतलब ही यही है कि वो अवेलेबल है, जीरो रिटर्न नहीं कर सकती, रिटर्न इंडेक्स जीरो भी हो सकता है ना, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होती है। तो -1 रिटर्न का मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद O ऑफ log n रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, O ऑफ log n, आप O ऑफ n में नहीं कर सकते, मतलब आप लीनियर सर्च कर लेंगे, आप O ऑफ log n में लिखे एल्गोरिथम, मतलब O ऑफ log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होनी चाहिए। तो इसके लिए मतलब हमने बाइनरी सर्च ही लगा रहा हूँ, जब भी आपको ये नजर आए ना O ऑफ log n, तो मतलब बाइनरी सर्च है। तो बाइनरी सर्च ही ऐसा एल्गोरिथम जिसकी O ऑफ log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, आपको ये चीज नजर आए कि O ऑफ log n में करना है, तो सब समझ जाए कि वहां बाइनरी सर्च लगे। अब यहाँ पे क्या है, एरे है, यहाँ पे कुछ एरे दी हुई, देखें बिल्कुल सॉर्टेड ऑर्डर में। कैसे सॉर्टेड ऑर्डर में, जैसे अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, यहाँ देखें -1 जो है छोटी वैल्यू है, फिर 0 है, 0 से छोटा है -1, इसीलिए 3, 5, 9, 12, तो ये कुछ वैल्यूज है। अब टारगेट आपको दिया गया है 9, अब आपने पता ना किया है कि वो कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ये 0 इंडेक्स पे -1 है, 1 इंडेक्स पे 0 है, 2 इंडेक्स पे 3 है, 4 इंडेक्स पे 5 है, और क्या है, एक मिनट अच्छा ये 0 इंडेक्स ये हो गया, मतलब पेन से साथ साथ लिखते हैं। यहाँ देखिए ये है 0 इंडेक्स आपका, ये है 1 इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स, ये 3 और ये है 4। तो 9 आपको पता है 4 इंडेक्स पे अवेलेबल है, तो देखें यहाँ पर अवेलेबल है 9, तो हमने 4 रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम टारगेट है 2, हमें 2 को ढूंढना है कि 2 कहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने देखा यहाँ पे -1, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। लेकिन इस पूरी एरे में 2 अवेलेबल ही नहीं था, तो हमने रिटर्न क्या किया, -1, 2 डज नॉट एग्जिस्ट इन नम्स, सो रिटर्न -1। इसी तरीके से हमें इंडेक्स बताना है कि वो कहाँ पर है, वो जो टारगेट वो ढूंढना चाह रहे हैं, सर्चिंग करनी। तो अब हम चलते हैं एल्गोरिथम की तरफ और सॉल्यूशन की तरफ। ओके, बाकी कंस्ट्रेंट्स हैं, आप कुछ लेंथ दी हुई है एरे की, यहाँ तक लेंथ हो सकती है। और इंटीजर इन नम्स आर यूनिक, आपको हर इंटीजर जो है ना यूनिक मिलेगा, कोई रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये इन्होंने कहा है ना यहाँ पे। मसला नहीं है बाइनरी सर्च भी, अगर रिपीट हो जाए, हाँ मतलब ये होता
तो बाइनरी सर्च में ढूंढ रहे होते हैं तो हमें वो एलिमेंट मिल जाता है। अब पता नहीं कौन सही इंडेक्स है, यानी डुप्लीकेट है ना, तो डुप्लीकेट में हमें नहीं पता टारगेट रूल। अगर देखें फर्स्ट करें यहाँ पर, अगर 9 यहाँ पर भी होता, ठीक है, 9 जो है, 9 जो है आपका यहाँ पर भी होता है 9, और यहाँ पर तो ऑलरेडी है, तो आपको पता क्या चलेगा कौन सा इंडेक्स देना है। आप ये वाला इंडेक्स दे दें 4, कभी आप दे दें 3, इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेट उन्होंने अलाउ नहीं करें, ताकि आपको कोई मसला नहीं हो, आप आराम से ढूंढ सके। एक और प्रॉब्लम भी है, वो पे डुप्लीकेट वाली भी होती है, फिर वो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये समझ आ गई तो वो भी कर लें। अच्छा ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अब जो है हमें ये सर्च करना है, ठीक है। अब हमने सिंपल करना है, मैं zoom out करता हूँ। अब करना किस तरीके से, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पॉइंटर बनाना है वेरिएबल, जो आपका ट्रेवर्स करेगा आपकी एरे पर, ठीक है। आप लेफ्ट नाम रख दे उसका, ताकि आसानी हो कि लेफ्ट पे रहेगा हमेशा, इसलिए। और इंट रखा राइट, 2 वेरिएबल्स आपके हो गए। अब क्या करना है, आपने एक बना ले मिड पॉइंटर के लिए। अच्छा, राइट को आपने रखना है, राइट को आपने 0 नहीं रखना, लेफ्ट को आप 0 से स्टार्ट कर लें, लेकिन राइट को आपने कहां से करना है, नम डॉट साइज -1, एरे के लास्ट वाले एलिमेंट पे आपने राइट को रखना है, और फर्स्ट वाले में 0 को रखना है, इस तरीके से। इंट मिड इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपने फॉर लूप चलाना है, फॉर लूप नहीं वाइल लूप चलाएंगे यहाँ पे। वाइल लूप क्यों चलाना है, जैसे हमने रीजन बताया था, हमें नहीं पता हमारा लूप कितने टाइम चलेगा, हो सकता है उसको पहली आइटरेशन में उसको टारगेट मिल जाए, फिर जब वाइल लूप हमें जब चलाते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि वाइल लूप चलाओ या फॉर लूप चलाओ, बात तो एक ही है। नहीं, वाइल लूप बनाया इसीलिए गया है, ताकि आपको अगर पता नहीं है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपको कितनी टाइम लूप चलाना आपको नहीं पता शुरू में, तो आप वहाँ वाइल लूप चलाओ। अगर आपको पता है कि 10 टाइम भी लूप चलेगा, 15 टाइम भी लूप चलेगा, तो आप फॉर लूप चला। तो इससे हम वाइल लूप यहाँ चलाएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे लेफ्ट लेस देन राइट, जब तक हमारा लेफ्ट पॉइंटर राइट से कम है वहां तक चलेगा ये। अब क्या है, हमने करना क्या है, इसमें हमने करना है कि मिड पॉइंटर, मिड पॉइंटर में हमने क्या करनी, मिड जो है इंडेक्स, वहां पे हमने वैल्यू क्या स्टोर करनी है, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ठीक है। हमने इसको प्लस करके, जो डिवाइड करके बाद आंसर आएगा, हमने वो रखना है मिड के अंदर, ठीक है। अब करना ये है कि हमने इफ नम्स, एरे का नाम है नम्स मिड, अगर वो डबल इक्वल टू हो जाता है हमारा टारगेट के, नम्स मिड जो है हमारा डबल इक्वल टू हो जाता है किसके, टारगेट के टारगेट के बराबर आ जाता है, तो ठीक है ना, हमें मिल गया ना हमारा टारगेट, हमें हमारा टारगेट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न मिड, जो मिड पॉइंटर जिसको इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो मिड जिसके अंदर उसने वैल्यू रखी हुई है, उसी वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे कि वही उसका इंडेक्स है टारगेट का, क्योंकि उसके बराबर के टारगेट किसके बराबर आता है, नम्स मिड के, और सब यूनिक है, ये भी हमें पता है। अगर ये हो जाता है रिटर्न मिड, तो यही रिटर्न हो जाएगा, आगे स्टेटमेंट तो चलेंगी नहीं, ये तो आपको पता है। ये जो फंक्शन में हम रिटर्न मिड लिख देते हैं, जहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जहाँ लिख देते हैं, तो वहीं पर आपका फंक्शन रुक जाता है, उसके आगे की स्टेटमेंट्स नहीं चलती। तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन भी लिख सकते हैं, वो जब ही चलेगी जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मतलब ये कंडीशन जब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो ही ये कंडीशन चलेगी। ओके, तो अब हमने लिखनी है इफ कंडीशन एक और, जो कि ये बताएगी हमें कि वो टारगेट बड़ा, अभी देखिए हमें ये तो पता चल गया, अगर ये कंडीशन नहीं चल रही ना, ये टारगेट बराबर तो नहीं है, टारगेट के बराबर हमारी वैल्यू तो आई नहीं है, मतलब छोटी होगी या बड़ी होगी, दो ही पॉसिबिलिटी रह गई ना हमारे पास। तो अब हमें चेक करना है क्या वो उससे वैल्यू छोटी है या बड़ी है, तो हमने छोटी को पहले चेक कर लेते हैं कि उससे लेस है। तो नम्स मिड वाली वैल्यू अगर आपकी लेस है टारगेट से, लेस है किससे, टारगेट से, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि हमें इस साइड में तो हमारा टारगेट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि टारगेट आगे है। तो आपने लेफ्ट वाले को आगे करना है, राइट वाले को अपनी जगह पर ही रखना है, जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया। हाँ, ये देखिए हमने क्या करा था यहाँ पर, लेफ्ट वाले को हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट वाले को हम आगे लेके जा रहे थे, जब हमें टारगेट नहीं मिला, अभी 77 था तो हमने पीछे गया था, फर्स्ट करें यहाँ होता 157, यहाँ पर एक मिनट, ओके, यहाँ पर अगर होता 157, ठीक है, आपने 157 को ढूंढना होता, तो आप 140 अगर मिड होता आपका, तो मिड से आपको आगे जाना है ना, तो आगे जाना है तो मिड आप क्या करोगे, मिड प्लस 1, किसको, लेफ्ट को, लेफ्ट को आप लेके आ जाओगे यहाँ पर, तो लेफ्ट आपका यहाँ आ जाएगा। तो कैसे आएगा वो, मिड प्लस 1 करने से आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर उसको ले आएंगे, फिर हम चेक करेंगे इन्हीं में हमारा टारगेट,
तो इसी तरीके से वहां पे कंडीशन लिखने का यही मकसद था। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, ये वही चीज है। फिर हमने देखा कि अगर ये टारगेट से छोटी है हमारी वैल्यू आ रही है तो ये करो, अगर वो नहीं आ रही है मतलब अब जाहिर बात है हमने इक्वल वाली चेक कर ली, हमने इससे लेस वाली चेक कर ली, अब उससे बड़ी वैल्यू रह गई है ना ग्रेटर, तो बस एल्स कंडीशन लिखे आप। और उसमें क्या करेंगे, सिंपल राइट को आप ले क्या करेंगे, एक पॉइंट पीछे लेके आ जाएंगे, मतलब आपकी वो वैल्यू जो है टारगेट वाली वो छोटी रह गई है, आपकी वो जो मिड वाली वैल्यू बड़ी है, तो मतलब टारगेट पीछे ही होगा सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में होगा। इसका मतलब है आपका ये सेकंड हाफ में होगा एरे के, इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट हाफ में। तो हम क्या करेंगे, राइट इक्वल टू मिड माइनस, इसको मिड एक कदम पीछे लेके, मिड से एक कदम पीछे लेकर आओ राइट। ये आपको ऐसे समझ आएगा, जब आप और एनालिसिस करेंगे ना तो ये आपको और समझ आएगा। शायद किसी किसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये थोड़ा, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ पॉइंटर को हम मूव करवा रहे हैं, कभी राइट को पीछे ले आते हैं, कभी लेफ्ट को आगे ले आते हैं। इस तरीके से हमें जब टारगेट मिल जाता है तो हम यहाँ रिटर्न कर देते हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद भी टारगेट मिल ही नहीं रहा, वाई लेफ्ट लेस देन राइट, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है लेस देन इक्वल टू राइट, ताकि अगर जो एक ही एलिमेंट हो तो उसको भी रिकवर कर लेना, कवर कर लेना, तो इसलिए हम लेस देन इक्वल टू लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये जब के लिए जब लेफ्ट और राइट आपके दोनों एक ही जगह पर आ जाए तो भी उसका चेक तो करें मिड निकाल, क्या होता है वही हमारा टारगेट हो जब लेफ्ट और राइट एक ही जगह पर आ जाए, इसलिए हम लेस देन इक्वल टू लिख रहे हैं, इक्वल टू वाली भी हमारी कंडीशन आ जाए वाइल पे। अब जब लेफ्ट बड़ा हो जाएगा ना राइट से तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमने करना है रिटर्न -1, सिंपली हमें रिटर्न -1 कर दें, ये हमारा काम हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ये वर्क कर रहा है, मतलब इसने टारगेट ढूंढ लिया और ऑफ लॉग एन टाइम में ढूंढा, मतलब कम टाइम में। इसको सबमिट करके देखते हैं, ओके तो ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 47 टेस्ट केसेस ने पास कर लिए, जो हमारी लॉजिक थी उसने कि यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कि जब उसको सेकंड हाफ में जाना सेकंड हाफ में जाता है, जब फर्स्ट हाफ में जाना होता है फर्स्ट हाफ में जाता है, इस कंडीशन से। तो इस तरीके से वो हमारा टारगेट ढूंढ लेता है कम टाइम, लीनियर सर्च। ये लीनियर हमने ये बाइनरी सर्च को हमने देख लिया कि किस तरीके से ये काम कर रही है। अब जैसे कि आप अगर यहाँ देखते हैं तो अगर जैसे कि यहाँ पे ये होता है कि आपको वो टारगेट फर्स्ट करिए 157 है तो लेफ्ट यहाँ पे आ गया था, तो 157 है आपका टारगेट, तो लेफ्ट यहाँ पे आ गया कि मिड +1 पे आ गया। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से अपने चेक करना है। अब आप निकालेंगे तो मिड आपका यहाँ आएगा, फिर आप चेक करेंगे। अब फर्स्ट करिए ये नहीं होता, आपका टारगेट होता 150 होता आपका टारगेट, तो ये क्या करता, तो ये करता कि ये मिड यहाँ पे आया, फिर मिड से दोबारा चेक करता, फिर ये दोबारा लेफ्ट पे जाता, तो आपका राइट भी यहीं पे आ जाता, लेफ्ट भी यहीं पे आ जाता, फिर आप इसी को ही रिटर्न कर देते, क्योंकि आप एक ही इंडेक्स का आप प्लस करके डिवाइड 2 से करेंगे ना वही चीज आ जाती है। मतलब जैसे कि इसका इंडेक्स देखें आप 0 1 2 3 4 4 है, ठीक है, 4 + 4 डिवाइड बाई 2, तो आपका क्या आता है 8 डिवाइड बाई 2, तो वापस 4 ही आ जाता है ना। तो आप उसी को ही चेक करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, क्या वही तो बराबर नहीं है, तो 150 आपका बराबर आ जाएगा, तो आप वहां से वो रिटर्न हो जाएगा। जब के लिए जब आपका मिड बराबर नहीं आ रहा लेकिन लेफ्ट और राइट एक ही जगह पर आ गए, तो इसीलिए हमने लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट की कंडीशन लगाई थी, ताकि वो वहां पर जब उसको एक ही वैल्यू पे दोनों आ जाए, ऐसा भी केस बन जाता है, तो दोनों एक ही वैल्यू पे आ जाए तो भी वो चेक करे इस वाले फॉर्मूले के जरिए। तो यहाँ पे टारगेट को चेक करेगा, अगर बराबर होगा तो वहाँ रिटर्न मिट कर देगा। तो ये सबको क्लियर हो गया है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? नहीं सर, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है इन लोगों का। आई गेस समझ आ रहा है इन लोगों को। अच्छा ग्रेट, तो अच्छी बात है, समझ आ रहा है तो। या तो आज बहुत ज्यादा थके हुए हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा, फिजा नूर का एक क्वेश्चन है, वो बोल रही है सर कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सही। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। मतलब यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, तो यहाँ पे जो हमारा है ये बाइनरी सर्च है, तो हमें पहले पता चल रहा है कि इसकी O ऑफ log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो वो हमें पता है ऐसे चल रही है, क्योंकि ये जो है ना आपका, ये एरे को डिवाइड करता जा रहा है। देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा इसको बता देता हूँ, हाँ देखिएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको क्या कर रहे हैं, एरे को बार बार डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में।
अब जितनी बड़ी एरे होगी उतनी ही डिविजन्स करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यह जो है आपके टारगेट को ढूंढ रहा होता है। अब टारगेट को जो ढूंढते हुए ये जब सर्चिंग करता है तो ये क्या करता है, जब उसको टारगेट नहीं मिल रहा होता तो चेक करता है कि वो टारगेट आपका बड़ा है उससे या छोटा है। तो अगर हम यहाँ देखें उसको, तो यहाँ पर अगर हमारा टारगेट है, फर्स्ट करें हमारा टारगेट है अभी यहाँ पर 160, ठीक है, चलो 160 को रखते हैं। हाँ ठीक है 160 को रख लेते हैं। अब क्या है, अब आपने क्या करते हैं आप यहाँ पर, ये जो है ना आपने लीनियर सर्च नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये एरे को बहुत छोटा कर देता है हर स्टेप में। अभी आपकी अगर आपकी एरे n साइज की है तो आप क्या करते हो, हाफ पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अब आपकी जो एरे रह जाएगी, अगर मैं यहाँ 160 को ढूंढ रहा हूँ और मिड मेरा यहाँ पर आएगा, लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ पे आएगा और लेफ्ट यहाँ पे आएगा। तो मिड यहाँ पे आएगा तो मैं चेक कर लूंगा 160 को कि बराबर है नहीं है, तो नहीं है, तो फिर मैं लेफ्ट को यहाँ ले आऊंगा। अब आप कह रहे तीन एलिमेंट्स की रहेगी, आप दो आइट्रेशन में आपकी तीन एलिमेंट की रहेगी। उसके बाद दोबारा आप 160 को ढूंढेंगे, मिड यहाँ पे आएगा, मिड को चेक करेगा 157 160 से बराबर नहीं है, छोटा है 157, लेफ्ट को अब यहाँ पे ले आएगा, दोनों एक ही जगह पर आ गए और बता देगा यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो ये जो है ना आपने बहुत कम टाइम में ये काम किया, मतलब कि एरो को आप डिवाइड कर हर बार 2 टाइम्स पे डिवाइड करते जा रहे हैं। तो अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो लॉग, लॉग क्या होता है, लॉग जो है ना, लॉग की होती है बेस 10, एक होता है लॉग बेस 10 वाला, एक लॉग होता है बेस 2। तो यहाँ लॉग बेस 2 वाला लगाएंगे, लॉग बेस 2 वाला जो आपका होता है ना वो लॉग, वो यहाँ पर लग रहा है। अगर आपकी एन की वैल्यू यहाँ पर एक मिनट में बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है 10, ठीक है, एन की वैल्यू है आपकी 10, ये है एन की वैल्यू, एन इक्वल टू 10 है अगर, तो आपने यहाँ पे लिखा 10। अब आप इसको अगर आप देखते हैं तो इसका जब कैलकुलेटर में निकालेंगे ना, जैसे कि मैं आपको कैलकुलेटर में निकाल के भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं लॉग लगाऊं किस पर, 10 पर, तो ये 10 लिखता हूं मैं लॉग लगाता हूँ, क्या आंसर आया 1। मतलब ये आई थिंक सही दे रहा है, ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपके बेस 10 है तो आपकी क्या होगा, क्योंकि दो आइट्रेशन में ही ढूंढ लेगा नहीं ये, कि इसको अगर 10 एलिमेंट्स हैं आपके टारगेट को बहुत जल्दी ये ढूंढ लेगा। तो आई थिंक इसका कोई 10 या 2 आंसर होता है। अगर बड़ी वैल्यू को देखें, छोटी वैल्यू में इतना नहीं पता चलता, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू को आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 100, असल में ये जो लॉग बेस 10 वाला है, लेकिन लॉग बेस 2 वाला नहीं है। अगर लॉग बेस 2 वाला हो ना तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो एक मिनट में आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ यहाँ पे, बेस 2, हाँ यहाँ पे ठीक होता है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं उसको, हम देते हैं यहाँ पर उसको 10, तो देखिए क्या आंसर आया 3.322। तो यहाँ पे क्या, ये लॉग बेस 2 वाला जो लॉग है वो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आपको सिर्फ 3 आइट्रेशन या फिर 4 मैक्सिमम 4, 3 या 4 आइट्रेशन में आपको वो मिल जाएगा आपका टारगेट। कैसे, अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ उसको, 10 एलिमेंट्स है तो मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ, और 10 को मैं डिवाइड करूंगा पहले 2 से, क्या आएगा मेरे पास आंसर 5। 5 को आप कर ले डिवाइड बाई 2 से, क्या आएगा आपके पास 2। 2 को 2 से डिवाइड कर ले, क्या आएगा 1। कितनी आइट्रेशन की मैंने, 1 2 3, और ऐसी बात है ये वाली स्टेप लग गई तो 3.2 तो इसलिए आंसर आया, क्योंकि अब ये वाला टाइगर इसको भी चेक करेगा, 1 को भी डिवाइड बाई 2 से करेगा ना वो। तो वो अगर वो ऐसा केस है जिसमें टारगेट नहीं मिल रहा, आपको टारगेट ही नहीं मिला, तो 1 को भी डिवाइड बाई 2 करके वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो 4 आइट्रेशन मैक्सिमम यही लग रही है 10 एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं डिवाइड 2 से किया जा रहा हूँ ना, इस वजह से। तो ये लॉग टू बेस 2 वाला आपका लगता है यहाँ पे 10। तो अब अगर मेरे पास इसकी इतनी पावरफुल टेक्निक है ये, अगर ये मेरे पास 100 हो या 1 करोड़ एलिमेंट्स भी हो जाए तो मेरे पास आंसर सिर्फ 30 आए। मतलब अगर 1 करोड़ एलिमेंट्स की मेरी एरे है तो मैं सिर्फ 30 आइट्रेशंस में अपने टारगेट को ढूंढूं। तो ये इसका यही फायदा है। अगर मैं इसका कैलकुलेटर में दिखाऊं आप लोग को, तो यहाँ मैं अगर बहुत बड़ी वैल्यू लिखता हूँ, ये देखें, ये मैंने 1 करोड़ लिखा है, ठीक है, 3 3 6 9 10, बल्कि ज्यादा हो गया, 100 करोड़ तक चली गई। तो यहाँ पे भी सिर्फ कितना हो गया 30 आपका आंसर है। तो 30 आइट्रेशन, इसका मतलब ये मैथमेटिकल टर्म क्यों यूज करते हैं हम, ताकि अगर जितना भी आपका इनपुट बड़ा हो उसको वो आसानी से हम बता सके कि इतने बड़े इनपुट में भी इसके ये वैल्यू आएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने जो आपकी एन की वैल्यू है आपने वहां पर रखनी है लॉग बेस 2 में,
और आपको पता चल जाएगा 30, तो आपका बाइनरी सर्च वाला एल्गोरिथम भी उसी पे चल रहा है, तो आपको 30 आइट्रेशन पे ही आपको वो काम करके देगा। वो कैसे करके देगा, क्योंकि 1 करोड़ को 2 से डिवाइड करें तो 50 लाख हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइड होते होते वो 30 दफा ही करना पड़ेगा आपको, तो आप सिंगल एलिमेंट पे पहुंच जो आपका टारगेट। आई थिंक आपको लॉग बेस 2 वाली टेक्निक का समझ आया होगा कि इसकी टाइम कॉम्बिनेशन क्यों लॉग बेस 2 कह रहे हैं, कि 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। हर बार हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो बेस 2 वाला यूज करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते तो लॉग बेस 10 होता। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं आप हर टाइम, तो लॉग बेस 2। ओके सर, कोई और क्वेश्चन है चैट में? हाँ, एक क्वेश्चन है। नंदिनी कुमारी वो पूछ रही है कि सर अगर एरे के एलिमेंट्स n साइज के हैं तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस n-1 होगा। नहीं नहीं, अगर बाइनरी सर्च है तो बाइनरी सर्च में तो वो आइट्रेशन log n होगा, ठीक है। अगर n एलिमेंट्स है तो अगर आप लीनियर सर्च की बात करें तो n जो है उतने ही आइट्रेशन लगेंगे ना, n ही लगेंगे, n-1 ही लगेंगे। क्योंकि अगर आप वर्स्ट केस देखें, हमेशा हम वर्स्ट केस में देखते हैं। हम देखिए बेस्ट केस तो हमेशा अच्छा ही होगा ना, वो तो कम आइट्रेशन में हो सकता है ना, लीनियर सर्च में लगाऊं और मुझे अपना टारगेट मुझे 100 ही ढूंढना हो। यहाँ पर अगर मुझे टारगेट अपना 100 ही ढूंढना हो, तो मुझे फर्स्ट आइट्रेशन में ही मिल जाएगा ना 100। तो ये मिल गया मुझे 100, अब मैं लूप को चलाना स्टार्ट ही किया और मुझे पहली आइट्रेशन मिल गया, तो मैं बोलूंगा ये तो ऑफ 1 हो गया भाई, ये तो बाइनरी सर्च से भी अच्छा है। लेकिन हम एक केस में नहीं देखते, हम वर्स्ट केस में देखते हैं, सबसे बुरा केस। सबसे बुरा केस क्या है कि आपको टारगेट मिले ही ना। सर्चिंग में क्या है, सबसे बुरा केस कहा जाता है कि आप पूरा ट्रेवर्स कर ले, कंप्लीट कर ले, आपको टारगेट अवेलेबल ही ना हो आपकी एरे में, तो वो आपका वर्स्ट केस होता है। तो हम वर्स्ट केस के हिसाब से देखते हैं, तो वर्स्ट केस में भी ऑफ लॉग एन होती है बाइनरी सर्च की, और लीनियर सर्च की O ऑफ n होती है वर्स्ट केस। आई होप अब समझ आ गया होगा, तो इस तरीके से हम देखते हैं। हाँ सही है, बाकी और किसी का सवाल नहीं है अभी फिलहाल। ओके ठीक। ओके तो एक और प्रॉब्लम है जो कि यही बाइनरी सर्च की है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट, यस फर्स्ट बैड वर्जन। ये एक लीड कोड की प्रॉब्लम है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करके। ये क्या प्रॉब्लम है इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब आप क्या है, एक आप हैं, सिनेरियो दिया हुआ है यहाँ पर, यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। आप हैं प्रोडक्ट मैनेजर एक कंपनी के, ठीक है, एंड करेंटली लीडिंग अ टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। आप एक टीम को लीड कर रहे हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट, ओके, अनफॉर्चुनेटली द लेटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ latest version of your product is तो फेल्स द क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक को फेल कर देता है वो आपका, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन जो आपका होता है वो क्वालिटी को चेक को फेल कर देता है, लेकिन आपके जो है बाकी वर्जन वो अच्छे थे। सिंस ईच वर्जन इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्जन, आपका हर वर्जन प्रीवियस वर्जन पे बेस करता है, कि वो प्रीवियस वर्जन कैसा था उस पे ही बेस करेगा। ऑल द वर्जन आफ्टर अ बैड वर्जन आर आल्सो बैड, मतलब हर वर्जन जो बैड था उसके बाद सभी बैड आ रहे, क्योंकि देखें आप वर्जन बना रहे अलग अलग बन रहे हैं और आपने कुछ गलती कर दी, अब वो गलती आगे तक चल रही है तो सारे ही बैड हो गए। तो हमने ढूंढना है कि वो कौन सा फर्स्ट बैड वर्जन था जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई, आगे के सारे वर्जन गलत है, कुछ आपने मिस्टेक कर दी, कुछ एरर आ गया, कुछ मसला हुआ है टीम से, तो अब वो आगे सारे बैड वर्जन जा रहे हैं। तो हमने ढूंढना है, हमने जैसी बात हम कंपनी में यही करते हैं ना, जड़ को ढूंढते हैं ना, रूट को, कहाँ से ये मसला शुरू हुआ। तो सपोज यू हैव n वर्जन्स, आप n वर्जन है आपके पास, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैड वन। आपको सबसे पहला वाला बैड वन ढूंढना है, जो सबसे पहला जिसने काम खराब किया हमारा, which causes all the following ones to bad, जो सबको बैड करता हुआ आगे जा रहा है। यू आर गिवन एन API, हमें एक API दी जाएगी जो कि ये बताएगी हमें कि ये वर्जन गुड है या बैड है, ये हमें बता देगी। हम उसको भेजेंगे वर्जन नंबर कि ये वाला वर्जन बताओ बैड है या गुड है, तो बता देगा गुड है अगर सही होगा, अगर बैड होगा तो बैड बताएगा, ट्रू या फॉल्स में वो आंसर हमें रिटर्न करेगा। विच रिटर्न्स वेदर वर्जन इज बैड, अगर वर्जन बैड है या नहीं है वो आपको बताएगा वो। इम्प्लीमेंट अ फंक्शन टू फाइंड द फर्स्ट बैड वर्जन, वेट अ मिनट, तो implement a function to find the first bad version, you should minimize the number of calls to the API।
अब आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो फाइंड करके दे आपको फर्स्ट बैड वर्जन, सबसे पहला बैड वर्जन जो आया था उसको फाइंड करके दे दे, और आपने कोशिश करनी है कि आप मिनिमाइज नंबर्स ऑफ कॉल्स करें एपीआई को, सबसे कम से कम कॉल करें ताकि सर्वर पे ज्यादा लोड ना पड़े, आपने कम से कम कॉल में फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये काम करना है, कम से कम कॉल करके अपने को फाइंड करें कौन सा फर्स्ट बैड वर्जन। तो ये जो है ना हमारा काम, अगर इसको हम लीनियर सर्च से करें तो हम मैक्सिमम कॉल्स कर देंगे भाई। हो सकता है हमें आखिरी वर्जन हो जो सबसे बेड था, हमने सारे गुड वर्जन पीछे गए थे उन सब पे ट्रेवर्स किया और चेक करते गए एपीआई कॉल करके कि भाई ये गुड है बैड है, गुड है या बैड है, तो बैड पता गुड पता लग गया, आगे मूव करते रहे हम। ये लीनियर सर्च हो गया। तो लीनियर सर्च तो हमने करना नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ लगाएंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे उसको समझ में। n इक्वल टू 5, आपको दी गई है 5n की वैल्यू और बेड है 4। अब बेड ये हमें बताया नहीं गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हमें बताया नहीं जाएगा, ये हमें एपीआई में कॉल करके पूछना है, ठीक है। हमें सिर्फ n की वैल्यू दी जाएगी, क्या दी जाएगी, n की वैल्यू। अब करना ये है कि आप एपीआई को कॉल कैसे करेंगे, कॉल इस बेड वर्जन, उसको अगर 3 भेजेंगे तो आपको फॉल्स देगा क्योंकि आपका फर्स्ट बेड वर्जन 4 था ना, 4 से पहले सारे गुड वर्जन है। 4 से पहले जैसे कि मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, ये कुछ आपके वर्जन है, ठीक है। मैं इसकी अगर एरे बना के आपको दिखाऊं जरा समझाने के लिए, जैसे कि ये है आपका वर्जन, ये है 0 वर्जन, ये है 1 2 3, ठीक है 4, चले इतना हमने एन की वैल्यू 5 है ना, 5 हमने एरे बना ली। तो ये वर्जन आपका गुड होगा, ये भी गुड होगा, ये भी गुड है। बैड कब से शुरू हो रहे हैं, 4 से, मतलब यहाँ से आपका बैड वर्जन शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पे ये। अगर मैं वैल्यूज को थोड़ा आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर लूँ तो ज्यादा आप लोगों को समझ आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, ये जो है आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 2 वर्जन, ये 3 वर्जन और ये 4 वर्जन, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज ऐड है और ये बैड कहां से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, तो बाकी इससे पहले के सारे गुड होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पर हमने जब बैड हम मिड निकालेंगे, अगर इसका मिड निकाले तो यहाँ पे मिड आएगा। अगर मैं इस घेरे का मिड निकालूं कैसे होगा यहाँ पर, एक मिनट, ओके, यहाँ पर ठीक है, मिड हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। अब आपने करना ये है कि मिड आपने निकाला, चेक किया ये गुड है या बैड है, तो आपको चला ये गुड वर्जन है, तो इसका मतलब बैड वर्जन इसके आगे ही होगा ना, इससे पिछले जो सारे वर्जन से वो तो गुड ही है ना, वहां तो हमें ढूंढने का फायदा ही नहीं है, वहां तो हमें फर्स्ट बैड वर्जन मिलेगा ही नहीं हमारा। तो हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले वर्जन को देखेंगे, तो हम लेफ्ट वाले पॉइंटर को ले आएंगे यहाँ पर, राइट वाला अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ रहेगा। अब दोबारा चेक करेंगे लेफ्ट और राइट को प्लस करके, अब हमारा जो मिड पॉइंट आएगा वो यहीं पर आ जाएगा क्योंकि मिड हमेशा अगर 2 एलिमेंट्स होते हैं ना तो लेफ्ट वाले पे ही आ जाए, तो यहाँ पे आ जाता है मिड। तो यहाँ पे आ गया आपका मिड। अब आपने चेक करना है क्या ये मेरा वर्जन गुड है या बैड है, तो ये बैड है, ओके, फिर हमने कहा ठीक है। अब ये हमारा वर्जन है ना ये बैड, तो अब क्या हुआ, अब आपने करना है यहाँ रिटर्न है ना, आपने यहाँ मिड को रिटर्न नहीं करना है, अभी तो आपका मिड सही बता रहा है, लेकिन हो सकता है मिड आपको सही नहीं था, आपने बताना क्या है, लेफ्ट को आपने रिटर्न करना है, क्योंकि लेफ्ट जो है ना हमेशा फर्स्ट बैड वर्जन में लेफ्ट होगा, मिड नहीं होगा। अब कभी मिड होगा कभी नहीं होगा, लेकिन हर केस में लेफ्ट हमेशा फर्स्ट बैड वर्जन पे ही खड़ा होगा, अगर आपका लेफ्ट पॉइंटर आपने ठीक से चलाया उसको, उसको हिसाब से आप आगे लेके गए, मिड से आगे लेके गए। अगर आपको वहां पे, क्योंकि यहाँ पे गुड पे था ना लेफ्ट, तभी तो राइट था, तभी तो हम लेफ्ट जो था हम मिड पॉइंट था, तभी तो हम लेफ्ट को आगे लेके गए, तो एक कदम ही आगे लेके गए ना, तो हो सकता है यहाँ बैड हो। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। तो अभी आपको मैं एग्जांपल्स में भी दिखाता हूँ कि किससे किससे काम करे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो था एन की वैल्यू 5 थी और बैड था 4, तो हमने आउटपुट में 4 रिटर्न कर दिया क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू 4 थी और राइट की वैल्यू 5 थी, तो 5 जब मिड निकालेंगे तो वापस राइट भी 4 पे आ जाएगा, तो दोनों एक जगह आ जाएंगे, तो फिर हम वहां रिटर्न कर देंगे। देन 4 इज द फर्स्ट बैड वर्जन, तो 4 हमारा क्या है, फर्स्ट बैड वर्जन है। अच्छा और देखते हैं और एग्जांपल्स क्या दी हुई है। n इक्वल टू 1 और बैड इक्वल टू 1, तो एक ही वर्जन है और वही बैड है, तो जाहिर सी बात है हम उसी को ही रिटर्न कर देंगे। तो अब आपको थोड़ा समझ आया होगा कि यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे लग रहा है। बाइनरी सर्च लग ऐसे रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बाइनरी सर्च के लिए शुरू में, फिर आपको ऐसे समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने दोबारा से एग्जाम्पल को देखूं तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपको 5 वैल्यूज थी। अब आपको अगर आपके जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल इतनी बड़ी वाली दी नहीं है, वो टेस्ट केस में देखता है। जैसे कि फर्स्ट करें मैं ले लेता हूँ 7 एलिमेंट्स, ठीक है 7, हमारी एन की वैल्यू है 7
और बैड वर्जन फर्स्ट करें, अभी हम चेक करेंगे, लेकिन हमारा जो बैड वर्जन है ना उसके हिसाब से वो कोई और है, वो है n इक्वल टू बैड, एक मिनट, हाँ बैड इक्वल टू कौन सा है हमारा वर्जन, वो है हमारा 2, ठीक है 2 है, सही है। वो 2 वर्जन से ही सारी कहानी खराब हो गई, फर्स्ट वर्जन ठीक आया था, बाकी सारे वर्जन खराब है, ठीक है। तो इस एरे को हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरे नहीं बनाएंगे हम, देखें आपको लग रहा है एरे बनाएंगे, ये हम विजुलाइज करने के लिए बना रहे हैं, एरे बनाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ एन की वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर करके एपीआई को कॉल करके चेक करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो एरे मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये इस तरीके से अगर एलिमेंट्स हैं तो बैड कहाँ से शुरू हुए और गुड कहाँ से शुरू हुए। तो हमने क्या करा, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें एलिमेंट्स हमने बनाए हैं, तो यहाँ पे हम ये रखेंगे, कुछ बॉक्सेस बना देते हैं एलिमेंट्स के लिए। ये अब आ गए यहाँ पर एलिमेंट्स, कितने हैं बॉक्सेस, 6 हो गए, एक और बना लेते हैं 7, ठीक है। तो 7 एलिमेंट्स आ गए। अब मैं इसमें जो फिल करता हूँ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, ये एलिमेंट्स आ गए। अब आपको ढूंढना है फर्स्ट बैड वर्जन। तो आपने क्या करा, लेफ्ट वाले पॉइंटर को रखा यहाँ पर, राइट वाले पॉइंटर को रखा यहाँ पर, आपने किया कॉल, मिड वाले को यहाँ पर आ गया, मिड पॉइंटर कहाँ आया, यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ठीक है, हाँ मिड यहाँ पर आएगा। अब मिड यहाँ पर आया, फिर आपने चेक करना है क्या ये जो मेरा वर्जन है गुड है या बैड है। आप एपीआई कॉल करेंगे, आप भेजेंगे उसको 4, अब 4 भेजेंगे, वो बताएगा नहीं ये आपका बैड वर्जन है। वो क्या बोलेगा, बैड वर्जन। क्यों बोल रहा है बैड वर्जन, क्योंकि असल में आपका बैड वर्जन 2 है, तो 2 से जितने भी आगे के वर्जन है सब बैड होंगे, ये सब बैड है। 2 भी खुद भी बैड वर्जन है, बाकी सब आगे वाले बैड वर्जन से। तो आपने रखा मिड यहाँ पे, तो आपको 4 बताया उसने कि ये आपका बैड, ये आपका है बैड वर्जन। तो आप क्या करेंगे, राइट वाले पॉइंटर को मिड -1 पे ले आएंगे। अब राइट को आप ले आएंगे यहाँ पर, लेफ्ट अपनी जगह ही खड़ा रहेगा, राइट लेफ्ट को नहीं टच करेंगे, आप राइट को लेके आएंगे पीछे। तो राइट को आप यहाँ पे ले आए। अब आप चेक करें क्या ये मेरा, अब आप किसको मिड बनाएंगे, आप मिड बनाएंगे, अब इसको मिड आपका ये आएगा। तो आप इसको चेक करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे क्या ये बैड है या गुड है, तो बताएगा यस ये भी बैड है, वो भी बैड था, वो भी बैड था। अभी हमें नहीं पता चला, हमें क्या पता चलेगा कि ये फर्स्ट बैड वर्जन है, अभी हमें नहीं पता चला, देखें वो से एपीआई बताती है बैड है या गुड है बस। तो ये बता रही है कि ये भी आपका बैड वर्जन, तो ठीक है, अच्छा ये भी बैड वर्जन है, हमें नहीं पता, अभी हम सही जवाब, हालांकि ये हमारा जवाब ठीक है लेकिन हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर तो है, यहाँ पर हम करना हमने ये है कि अब ये जो है ना आपका बैड वर्जन है ये भी, तो आपने क्या करना है, राइट को आप और पीछे लेकर जाएंगे, राइट को आप ले आए यहाँ पर, ठीक है, राइट को आप कहाँ ले आए यहाँ पर, क्योंकि ये आपका बैड वर्जन आ रहा है। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम है ना इस तरीके से नहीं करेंगे, लेफ्ट को +1 नहीं करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू मिड कर देंगे, मतलब लेफ्ट है ना यहीं पर आ जाएगा। हम इस लॉजिक में थोड़ा चेंज करेंगे, हम वहां पे करते हैं लेफ्ट इक्वल टू मिड +1, राइट इक्वल टू मिड -1। तो जब लेफ्ट को हम आगे बढ़ाते हैं ना, तो लेफ्ट को हम ये करते हैं कि लेफ्ट को ही हम बैड वर्जन पे ले आते हैं, फिर हम राइट को पीछे लेके जाते हैं कि और चेक करने के लिए, फिर हम राइट को और पीछे जब लेके जाएंगे तो यहाँ पे गुड वर्जन मिल जाएगा, फिर हम चेक कर लेंगे कि बस यहाँ पे हमारा हो गया। अब ये जो है ना हमारा फर्स्ट बैड वर्जन ही था, तो हमने कंडीशन क्या लगाई हुई होगी वहां पर, लेफ्ट लेस देन राइट। जैसे ही जब राइट की वैल्यू कम हो जाएगी लेफ्ट से, तो क्या हो जाएगा वहां पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा वाइल। तो इस तरीके से हमने इस लॉजिक को लगाना है। अब आप कोड की तरफ चलते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कोड किस तरीके से करना है इसका, कोड में ये है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट वाला एक पॉइंटर बनाना है जो कि इक्वल टू 1, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो कितने वर्जन आएंगे, और राइट इक्वल टू n, राइट में रख दिया n। लेफ्ट हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे 1 से स्टार्ट इसलिए करें क्योंकि हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्जन हमारे 1 से स्टार्ट, 0 से वर्जन स्टार्ट नहीं हो रहे हैं ना इसलिए, और एरे तो हम यहाँ बना नहीं रहे। और राइट इक्वल टू n कर दिया हमने, हमें सिर्फ एक वैल्यू मिली है n, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये n वैल्यू है, उसी को हमने राइट पे रख दिया। अब क्या करना है हमने, इंट मिड इक्वल टू 0, मिड में हमने रखा 0 ताकि हम उसमें चेक करते जाए और हमें पता चले कि कहाँ पर ये बैड है या गुड है, हम मिड मिड से फाइंड करेंगे। फिर वाई लूप चेक करेंगे, लेफ्ट लेस देन राइट, क्या कंडीशन रखी, लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है जब तक ये वाई लूप चलेगा। अच्छा यहाँ पर जो है ना एक कंडीशन लिखी है स्टेटमेंट, ये थोड़ी डिफरेंट लिखी है, लेफ्ट डिवाइड बाय 2 प्लस राइट डिवाइड। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से लिख के दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा मसला क्या है, ठीक है। जैसे कि हम जो लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं पहले, यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2, ठीक है।
अब क्या करना है, हमने इस बैड वर्जन को हमने कंडीशन भेजनी है और चेक करवाना है कि ये क्या हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है या ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो हमने इसको फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है एपीआई है, और यहाँ पे हमने इसको कॉल किया, इसको हमने भेजा मिड, मिड की वैल्यू भेजी, क्या भेजी, मिड, ये जो मिड है इस, क्योंकि ये फंक्शन में पहले बना हुआ मिला है, ये हमने बनाया नहीं है, ठीक है ना, ये हमें पहले से बना हुआ मिला है, तो लीड कोड में बना के दिए, तो ये हमने बस को कॉल करना है। तो हमने कॉल किया, उसको मिड वाली वैल्यू भेजी जो हमारे पास आ रही है यहाँ पे, डिवाइड बाय 2 करने से अगर ये फॉल्स आ रही है, अगर ये फॉल्स आ रही है तो आप लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दो, वरना क्या करो, राइट इक्वल टू मिड कर दो। ये वही वाली बात आ गई जो हमारा अभी केस बना था, तो उसमें क्या हो रहा था, लेफ्ट की जो है वो आ रही थी, तो राइट को मिड पे रख देते हैं, राइट, लेफ्ट को नहीं रखते, राइट को रखते हैं, ताकि वो फिर है ना मिस ना कर दे उसको फर्स्ट बैंड में, इसलिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें वही वाला तो केस था हमारा, जो 5 जिसमें वैल्यूज थी, 8 वैल्यूज, हाँ 7 वैल्यूज थी, तो उसमें भी यही हो रहा था कि क्या हो रहा था कि लेफ्ट को हम आगे बढ़ाते थे जब हमारा वो फॉल्स आ रहा था, हमारा क्या मतलब ट्रू आ रहा था, तो हम क्या राइट को पीछे लेके जा रहे थे, तो राइट इक्वल टू मिड करेंगे, राइट इक्वल टू मिड -1 नहीं करेंगे यहाँ, मिड करेंगे ताकि हम उसको मिस ना करते, फर्स्ट बैड हो सकता है वही फर्स्ट बैड वर्जन हो, जैसा अभी हुआ था वो 2 ही था फर्स्ट बैड वर्जन, तो राइट इक्वल टू मिड करेंगे, -1 इसलिए नहीं करेंगे। बाकी जब हम लोग करते जाएंगे ये, तो क्या होगा, ये जब इसको हम चला लेंगे, जब ये काम कंप्लीट करेगा अपना, तो यहाँ पर वो क्या बचेगा हमारे पास आखिर में, जब ये सब चल जाएगा तो वाइल लूप क्या हो जाएगी, वाइल लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा नहीं लेगा, राइट है ना इतना पीछे आ जाएगा, लेफ्ट के बराबर आ जाएगा, जैसे ही बराबर आएगा लेफ्ट के, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो गई, रिटर्न कर देंगे लेफ्ट को, लेफ्ट को रिटर्न करेंगे, लेफ्ट ही हमारा फर्स्ट बैड वर्जन पर स्टे कर रहा हो। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अच्छा, अभी तक किसी क्वेश्चन है यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया हो कोई पॉइंट, क्योंकि जब लीड कोड में हम प्रॉब्लम्स करते ना सॉल्व, तो वहां सॉर्टिंग खुद नहीं करते, हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं, वो हमें सॉर्ट करके दे देते हैं, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि सॉर्टिंग होती कैसे है ना, क्योंकि कभी कभी हमें खुद भी करनी पड़ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनमें हमें करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग किस तरीके से हो रही है। अच्छा, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे अगर हम आपको सॉर्टिंग अगर देखना है, तो जैसे कि एक बनाते हैं हम सॉर्टिंग के लिए बबल सॉर्ट, एक होता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो बबल सॉर्ट क्या होता है, बबल सॉर्ट होता है ये है कि उसमें क्या होता है, तो ये दिखाता हूँ, एक एरे बनाते हैं पहले, फिर उसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं, फिर आपको उसका समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है बबल सॉर्ट में, कि आप क्या करते हो, सबसे पहले एक एरे है आपके पास, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं कुछ एलिमेंट्स रैंडम रख देता हूँ, एरे सिंपल तरीके से बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉर्टिंग को ही सीखना है, इसलिए जरूरत नहीं है वेक्टर को यूज करें हम। तो इंट ARR इक्वल टू, जैसे कि मैं रख देता हूँ इसमें 4 7 8, ओके, और ये आ गया आपका 2 और 9, मैं अनसॉर्टेड ऑर्डर में रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको फिर सॉर्ट करें, और ये आ गया 3, ठीक है, कुछ मैंने एलिमेंट्स रखे हैं अनसॉर्टेड ऑर्डर में, अब इसको हम इनको हमने सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट करने के लिए हमने, अगर आपने देखना है सॉर्ट कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, तो एक तरीका है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या है, सॉर्ट के बहुत सारे एल्गोरिथम, एक नहीं है, तो डिफरेंट एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम बबल सॉर्ट, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो करता है ऐसे है कि जो 4 है ना, आपको 4 जो नजर आ रहा है, इसको क्या करेगा, वो बराबर वाले से कंपेयर करेगा 8 के साथ, क्या ये 4 जो है 8 से छोटा है या बड़ा है, क्या है, तो चेक करेगा, जब वो चेक करेगा तो उसको पता चलेगा और ये 4 जो है ना 8 से छोटा है, तो बोलेगा ठीक है, कुछ नहीं करेगा, फिर वो करेगा 8 और 2 को कंपेयर करेगा। अब यहाँ पे जब देखेगा ना वो 8 और 2 को, तो 8 बड़ा है 2 से, अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे करेगा, 8 बड़ा है 2 से, तो स्वैप कर देगा, तो वो क्या करेगा, स्वैप कर देगा, तो 2 आ गया यहाँ पर, 8 आ गया यहाँ पर, उसके बाद 8 और 9 को कंपेयर करेगा, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 9 भी अपनी जगह पर रहेगा, फिर 9 और 1 को कंपेयर करेगा, नहीं यहाँ पे ऑर्डर खराब हो रहा है, तो वो 9 को क्या करेगा, आगे ले आएगा, और क्या करेगा यहाँ पर 9 को आगे ले आएगा, 9 को ले आया यहाँ पर, 1 को ले आया यहाँ पर, 4 तो अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है, ठीक है, 9 को ले आया यहाँ पर, उसके बाद क्या कर रहा है वो, 8 है, अब 9 यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा, 9 और 10 को कंपेयर करेगा, तो 9 और 10 को करेगा, 10 अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है, ठीक है, 10 को नहीं टच करेगा वो, 10 और 3 को कंपेयर किया,
तो क्या हुआ, 10 को अब आगे ले आया, 3 को ले आया पीछे। तो क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ हम देखते हैं कि 3 आ गया यहाँ पर, तो मैं 3 को यहाँ लिख देता हूँ और 10 को लिखता हूँ यहाँ पर। तो आपने एक चीज नोट की, अभी भी ये सॉर्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक काम हो गया है, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट पे चला गया, इसकी गारंटी है। सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट पे चला गया पहली आइट्रेशन। तो हमें ये तो चल गया सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सबसे अपनी ठीक जगह पे पहुंच गया, बाकी सबकी अभी जगह ठीक दी हुई। तो हम दोबारा लूप चलाएंगे, 2 और 4 कंपेयर करेंगे, 2 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पर आएगा। अब मैं जल्दी करता हूँ उसको, और 8 को यहीं पर रहने देंगे क्योंकि 4 और 8 कंपेयर करेंगे, सही है। 8 और 1 को कंपेयर कर, नहीं 8 आगे आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं तो 1 को यहाँ लिख देता हूँ 1, और 8 आ गया यहाँ पर। 8 और 9 को कंपेयर किया, ठीक है, 9 को एज इट इज लिख दिया। 3 को देखा, 9 और 3 को, नहीं 3 छोटा है तो 3 को मैं पहले ले आता हूँ, 3 को ले आए यहाँ पर, और 9 को ले आए यहाँ पर, और उसके बाद 10 अपनी जगह पर, ठीक है। दोबारा करेंगे, अब देखिए 9 और 10 अपनी जगह पे आ गए। अब लास्ट के 2 एलिमेंट अपनी जगह पे, 2 आइट्रेशन के बाद लास्ट 2 एलिमेंट आ गए, 3 आइट्रेशन के बाद लास्ट 3 एलिमेंट आ जाएंगे। अब दोबारा कर लेते हैं, 2 और 4 अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, 4 और 1 की जगह चेंज होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, ये आ गया 1 यहाँ पर आ गया, 4 आ गया यहाँ पर, और अब आ गया 8 अपनी जगह ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। 3 आ गया, अब 8 और 3 को कंपेयर करें तो 3 है ना 8 से छोटा है, तो क्या होगा, 3 आ जाएगा 8 की जगह पर। स्वैपिंग, इसको बोलते हैं स्वैपिंग, आपने पढ़ा होगा स्वैपिंग। तो स्वैपिंग होती है कि एलिमेंट को एक जगह उनकी जगह चेंज करना आपस में। 8 आ गया, और 9 और 10, तो आप देखिए सॉर्टेड होती जा रही है ये। अब क्या हुआ, अब आखिरी आइट्रेशन होगी हमारी, ये सेकंड लास्ट होगी है, तो उसमें क्या होगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि दोनों आपस में स्वैप करेंगे, और 4 अपनी जगह पर ही ठीक है। ठीक है, जब 3 से कंपेयर होगा तो क्या होगा, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से 4 यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये 8 आ गया, 9 10। तो आप देख सकते हैं ये सॉर्ट हो चुकी है। तो अगर आप यहीं पर सॉर्ट हो जाती है तो आप यहीं पर काम रोक दो, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। एक बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है, वो क्या करता है, जब तक सारी आइट्रेशन निकले तो चलता ही रहता है, वो फालतू में भी चलता है, मतलब कि जरूरत नहीं है उसके, सॉर्ट हो चुकी है तो मैं आप रोक दो ना काम को, जरूरत नहीं है। तो वो आपके आप कहते हैं मॉडिफाइड बबल सॉर्ट, कि आप 2 4 6 आइट्रेशन अगर आप काम रुक गया, आपका सॉर्ट हो चुकी है, आपको पता चल गया वो सॉर्ट हो गई और आप स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, तो आप वहीं पर काम रोक दो कि सॉर्ट हो जाए। जैसे हम यहाँ पे हम रोक देंगे, ये सॉर्ट, तो इस तरीके से सॉर्टिंग एल्गोरिथम चलता ही बबल सॉर्ट। और भी टेक्निक्स है, कि बबल सॉर्ट एक टेक्निक है। इसको हम इसका कोड करके देख लेते हैं। फिर कोड हम कैसे करेंगे इसका, फॉर लूप लगाएंगे सबसे पहले, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन। अब देखें ये हमने वेक्टर नहीं बनाया तो हम पता नहीं साइज कितनी है, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया अभी हमें पता है कितनी साइज है, ठीक है, हम इस हिसाब से चल रहे हैं। आई लेस देन 7, कितने हैं, 8 एलिमेंट्स है ना इसमें, 3 4 नहीं 7 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आई लेस देन 7 और आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर हमने किया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, और फॉर लूप दूसरा वाला भी चलाना है। वो कहाँ तक चलाना है हमने, वो चलाना ये है कि इसको रखते हैं हम जे, का नाम क्या रखते हैं, जे, जे इक्वल टू 0 और जे लेस देन जो आपके 7 है ना, 7 माइनस आई। अभी आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब, और जे प्लस प्लस। तो ये हमने कर दिया, ये हमारा दूसरा वाला फॉर लूप हो गया। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, क्या ये बड़ा है छोटा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, इंट टेम्परेरी वेरिएबल एक बना लेते हैं जिसमें हम टेम्परेरी वेरिएबल रख के स्वैप करेंगे, ठीक है। एक और तरीका भी होता है टेम्परेरी वेरिएबल रखे बगैर, तो फिर बाद में आपको डिस्कस करूंगा, उसको भी एक तरीका होता है कि आप तीसरा वेरिएबल बनाए बगैर स्वैपिंग करें, 2 ही वेरिएबल। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या है, तो अब आपने करना ये है कि आपने उसको देखना है कि स्वैप करने की जरूरत है या नहीं है। तो आप कैसे स्वैप चेक करेंगे उसको आप चेक कैसे करेंगे, इफ नाम एरे का जो नाम है ARR है हमारा, इफ ARR जे इज लेस देन ARR जे प्लस 1, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जे प्लस 1। अगर ये इससे बड़ा, इससे छोटी है वैल्यू, मतलब नहीं, अगर बड़ी हो तो हमने करनी है स्वैपिंग, छोटी हो तो मसला नहीं है, बड़ी होगी तो हमने स्वैपिंग करनी। तो हमने जब स्वैपिंग करनी तो हम क्या लिखेंगे, टेम्प इक्वल टू ARR जे प्लस 1, हमने इसको टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर कर लिया, ARR जे
इक्वल टू ए आर आर, और क्या लिखेंगे, जे, एक मिनट, ए जे प्लस वन में रखेंगे, ए प्लस वन में रखेंगे वैल्यू को, इसमें क्या रखेंगे, ए आर आर जे, ताकि वो मिस मिस ना हो, इसलिए टेम्परेरी में स्टोर किया ताकि उस वैल्यू को मिस ना कर सके। और क्या है, ए आर आर जे इक्वल टू 10। तो ये स्वैपिंग हमारी यहाँ पर होगी, बस ये स्वैपिंग का कोड हो गया हमारा। अब हमें चेक करना है कि वो अगर हो जाती तो हम मॉडिफाइड बबल स्लॉट बनाना चाह रहे हैं अगर, तो वो बता दे कि यहाँ पे हो गई, तो अब जरूरत नहीं है आपको, तो हम क्या करेंगे, एक फ्लैग वेरिएबल बना दें, फ्लैग, इसकी आप टाइप बूल भी रख सकते हैं, बूलियन। फ्लैग इक्वल टू हम क्या रखेंगे, उसको शुरू में फॉल्स रखते हैं। अब क्या होगा, हम यहाँ पे रखेंगे कि अगर फ्लैग शुरू में क्या होगा, फॉल्स होगा, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। अब क्या होगा, जब यहाँ पे एक दफा ये कंडीशन चल जाए ना, तो क्या करे, फ्लैग इक्वल ट्रू कर दे। जब भी एक दफा भी अगर ये चल जाएगी तो ये ट्रू कर देगी, हर बार वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने ये फॉर लूप के बाहर रखा हुआ है इसको यहाँ, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अगर आपका इफ फ्लैग डबल इक्वल टू ट्रू, अगर फ्लैग आपका ट्रू हो रहा है, ट्रू हो गया है आपका फ्लैग, तो आप क्या करो, ब्रेक कर दो, फॉर लूप को ब्रेक कर, ये मैं पैरेंथेसिस लगा दूं। तो आपका फ्लैग अगर फॉल्स हो जाता है एक बार, ट्रू हो जाता है एक बार भी, मतलब ट्रू हो गया, तो आपने क्या करना है, नहीं, आपका जब फॉल्स हो तब आपने ब्रेक करना है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स जब ही रहेगा ना जब एक दफा भी नहीं चलेगा, ये लूप जो है, ये लूप जब चल गया पूरा और ये स्टेटमेंट एक बार भी नहीं चली, ये वाली, मतलब ट्रैपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, पूरी लूप चल गया हमारा, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना। तो यहाँ पे मैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ना, जरूरत नहीं आप ब्रैकेट्स लगाएं, क्योंकि आपने एक ही स्टेटमेंट लिखी, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अब क्या है, अब हम अब प्रिंट करके देखते हैं हमारी जो एरे है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। तो फॉर लूप करते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन 7 और i प्लस प्लस, तो यहाँ पे आगे अब हम सी आउट लेस देन ए आर आर, सब वैल्यूज को प्रिंट करके चेक करते हैं कि ये सब सही आ रही है, सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने, तो हम चेक करें। तो आप देख सकते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में हमें मिल गई, देखें आप, हमने क्या वैल्यूज दी थी शुरू में, 1 10 इस तरीके से दी थी ऑर्डर में, 4 8 9 1 10 3, इस तरीके से ऑर्डर में एरे में एलिमेंट्स अरेंज थे। अब आप देख सकते हैं 1 पहले है, 2 बाद में, 3 4 8 9 10, ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर है। तो आप ठीक से एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, तो ये आपको सॉर्ट करके आपको दे देते हैं पूरी एरे। लेकिन ये एफिशिएंट तरीका नहीं है सॉर्टिंग का, और भी एल्गोरिथम है लेकिन वो थोड़े एडवांस है, अभी आपको समझाना मुश्किल है क्योंकि अभी इतना लेवल हाई नहीं हुआ है। वो आपको जब समझ आएंगे, जब आप लीड कोई काफी प्रॉब्लम्स कर लेंगे ना, 50 100 प्रॉब्लम जब कर लेंगे, तो आपको इजिली समझ आना शुरू हो जाएंगे कि उसमें रिकर्शन बैक ट्रैकिंग वगैरह यूज हो रही होती है, तो थोड़े मुश्किल लगते हैं। इसलिए ना मैंने इजी वाला समझाया आप लोग को, बबल सॉर्ट। आप और भी सीख सकते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट है, उसको भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा, वो क्या है, वो बिल्कुल इसी तरीके से है, वो भी इजी, इतना मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगा। तो बस एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम मैंने करवा दिया है, बाकी और आप देखना चाहे देख सकते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम है, ये तो बनते ही रहते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम ना ऐसे। अब जो ना, अब आप क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम करते हैं ना, तो वहां पे हमें ना ये सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लिखते नहीं है, अब इतना टाइम नहीं होता कि हम ये पूरा एल्गोरिथम लिखें, फिर हम सॉर्ट करके रखें। हम क्या करते हैं, जो C++ में हमें एल्गोरिथम बने हुए मिले हैं ना, सॉर्टिंग के फंक्शन, वो फंक्शन को कॉल करता है, हमें सॉर्ट करके दे देते हैं। तो हम प्रॉब्लम ज्यादा हमारा फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने पे, इस काम में फोकस नहीं होता कि वो जो काम हम रोजाना करते हैं वही करें, हम कुछ डिफरेंट क्रिएटिव काम करते थे, नई नई प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ताकि हमारी प्रॉब्लम थिंकिंग पावर बढ़े ना, लॉजिकल थिंकिंग। सर सवाल पूछो, तुम माइक खोल दिया मैंने। अच्छा, स्वैप्स होते हैं जैसे कि बबल सॉर्ट में भाई कोई एरे दिया हुआ है, इसमें इतनी स्वैपिंग हुई है पूरा सॉर्टेड एरे होने में, वैसे ही कंपैरिजन कितने हुए हैं, कंपैरिजन हमेशा ज्यादा होते हैं। लेट्स सपोज डबल सॉर्ट की अगर बात करें, तो इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शंस भी कैलकुलेट करते हैं ना कि भाई सॉर्टिंग कितनी भी हो, स्वैपिंग कितनी भी हो, लेकिन आपके इंस्ट्रक्शंस तो इतने कॉल होंगे। वो चीज मुझे थोड़ी जहन में नहीं आ रही क्या होती है एग्जैक्टली, शायद इसलिए मैं सही तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्या कहना चाह रहे हैं आप। असल में यहाँ पे है ना, इसका होती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन होती है वर्स्ट केस में कितनी इंस्ट्रक्शन कॉल होंगी, तो वो डिपेंड करती है, वो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस करते हैं उसमें होता है, तो वो आप देखें अगर यहाँ पर, तो आपको कैलकुलेट करनी, तो आप इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फॉर लूप चल रहा है, कितना है ये फॉर लूप, 7 साइज पे चलेगा, 7 टाइम पे चलेगा ना, ये तो डेफिनेटली बात है, अगर उसको वो ये वाला कभी फ्लैग ट्रू होता ही नहीं है,
मतलब हर बार कभी ना कभी फ्लैग ट्रू हो जाते हैं। इतना वर्स्ट केस हमारा सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड इतनी ज्यादा है वो है कि वो हर बार उसको चलाना पड़े, कभी ये ट्रू ही नहीं हो रहा ना, मतलब कि ट्रू ही हो जाता है हमेशा हर बार ना, एक दफा ही चल जाती है कंडीशन। तो उस केस में यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बनेगी ना, वो ऑफ एन स्क्वायर होगी। क्यों ऑफ एन स्क्वायर होगी? क्योंकि ये जो आपका लूप है ना, ये पूरा ऑफ एन पे चल रहा है, जितने इनपुट होगा उतनी टाइम ये लूप चल रहा है, ये जो डेफिनेटली ये बात है, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे ये वाला जो लूप है, ये जो है ना आपका, ये कितना चलता है 7 - i, मतलब n इंटू, ये जो आपने मैथ्स में अगर फॉर्मूला पढ़ा हो, n इंटू, एक मिनट, कहाँ ऐसे, n इंटू n-1, और उन्होंने देखा होगा ये फॉर्मूला सीक्वेंस सीरीज अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहां पे आप देखते हैं इस फॉर्मूले को n इंटू n-1। क्यों? क्योंकि है ना यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ना एक कम करता था, तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 ये क्यों बनती है? क्योंकि आपका लूप है ना हर दफा एक एक कम चल रहा है, मतलब कि पहले वो चलता है 7 बार, 7 - 0 होता है, 7 बार ये लूप चलेगा। उसके बाद 7 - 1 टाइम लूप चल रहा है, इसके बाद 7 - 2 टाइम लूप चल रहा है, उसके बाद 7 - 3 टाइम लूप चल रहा है। तो ये कम करता जा रहा है, अपनी आइट्रेशन को कम करता जा रहा है हर दफा, लेकिन चलता तो ये पूरा है ना अपना, तो आइट्रेशन कम करता है, बस एक एक कम करता रहता है हर बारी में। तो फिर वो उससे पहले, सबसे पहले वो 7 बार चलता है, उसके बाद वो 6 बार चलता है, फिर 5 बार चलता है, फिर 4 बार, 3 बार, 2 बार, इसे एक 1 टाइम चलता है लास्ट। तो ये जो आपका फॉर्मूला ये लगता है, तो इसको हम कैलकुलेट करें ना अगर, तो आपका क्या बनता है, n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम इन सब चीजों को नहीं देखते, हम निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इस n से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, इस डिवाइड बाय 2 करने से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा n स्क्वायर में। अगर फर्स्ट करो मैं लिख दूं यहाँ पर 1 लैख, 1 लैख, ठीक है, मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 1 लैख, 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 1 लैख है, ठीक है, n की वैल्यू इतनी है। अब मैं यहाँ पे 1 लैख है मेरे पास n की वैल्यू, और जो है मैं इसका अगर स्क्वायर निकालता हूँ तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आपकी तरफ फर्ज करें आपकी है 1000, एन की वैल्यू है 1000, वो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, इसकी मैं थोड़ा कर रहा हूँ, 1000 एन की वैल्यू, ठीक है। अब 1000 का आप स्क्वायर लो, वो 10 लाख बन जाएगा, ठीक है। अब 10 लाख में से, अब ये फॉर्मूले में आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे आप 10 लाख लिखिएगा, ठीक है। यहाँ 10 लाख अगर मैं लिखूं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 1000 से, तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? 10 लाख कहा और 1000 कहा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, जरा सा, बिल्कुल जरा सा पड़ा। जो बड़े डेटा होता है ना, वहां निग्लेक्ट हो जाती है, ये चीजें निग्लेक्ट हो जाती है, जो बाकी चीजें होती है सब निग्लेक्ट हो जाती है। डिवाइड बाय 2 करने से भी इतना फर्क नहीं पड़ा, इतना बड़ा डेटा बना दे 1 करोड़ तो ले जाए, तो उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत मामूली सा पड़ेगा। तो हम इन चीजों को निग्लेक्ट करते हैं, कॉन्स्टेंट को, कोफिशिएंट को साथ में होते हैं उनको निग्लेक्ट करते हैं, जो बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना उसको हम देखते हैं सिर्फ। तो एन स्क्वायर को देखेंगे, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, और n को भी निग्लेक्ट करेंगे, तो इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर कहेंगे, इसीलिए इसको हम ऑफ n स्क्वायर कहेंगे। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकाली हमने। अगर आपने निकालनी हो किसी एल्गोरिथम की, तो आप पूरा उसको पहले चेक करो, उसका पूरा फॉर्मूला बना, उसके बाद जो सबसे ज्यादा वाली हो ना, उसको आप मानेंगे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इससे ही सारा डिपेंड कर रही है ना, सब कुछ ज्यादा इस पे डिपेंड कर रहा है, जिस पे सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है ना, उसी को डिस्कस करें। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर होती है वर्स्ट केस, इतने आपको ऑपरेशंस लगेंगे वर्स्ट केस में। तो वर्स्ट केस की हम देखते हैं, बेस्ट केस तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाता है, वर्स्ट केस के अंदर ही आ जाता है बेस्ट केस, इसलिए वर्स्ट केस हम देखते हैं। अब क्या है, हमने हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं ये वाली, ओके ये वाली प्रॉब्लम है मिसिंग नंबर। अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट नंबर इन द रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। एक प्रॉब्लम है मिसिंग नंबर, जिसमें ये है कि आपको कुछ एरे दी गई है 0 से लेके n तक की, आपको रिटर्न क्या करना है, नंबर रिटर्न करना है जो इस एरे में से मिसिंग है। तो अगर आप देखते हैं इस एरे को, तो क्या है इसमें 0 1 3 3 0 1 ये एरे है आपकी। तो आपने मिसिंग देखना है, तो मिसिंग कौन सा है, यहाँ पे 2 नहीं है, क्योंकि 0 है, 1 है, 2 है। तो इन्होंने बताया 0 से लेके n तक नंबर्स होंगे, तो 3 है, तो वैसे तो एक मिसिंग भी होगा ना, तो बीच में एक मिसिंग को बताना कौन सा वाला मिसिंग, वो आपने बताया। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको सॉर्ट कर ले, पहले इस एरे को पूरा क्या कर लें, सॉर्ट कर लें। तो जब आपको सॉर्ट कर लेंगे,
तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको मिसिंग नंबर मिल जाएगा। सॉर्ट कर लेंगे तो आप आइट्रेट करेंगे तो आपको बीच पता चल जाएगा कौन सा वाला मिसिंग है, तो वहां से आप पता कर लेंगे। एक तरीका ये है, लेकिन ये वर्स्ट तरीका है, ये अच्छा तरीका नहीं है। एक तरीका है हैश मैप को यूज करके। हैश मैप क्या, एक एरे बना लें अलग से, उसमें आप पहले से उसको काउंटिंग रखें, जैसे मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं हम, ARR, इसकी साइज क्या होगी, जो हमें दी जा रही है n की साइज, तो वहां पे हमें जो साइज दी जा रही है उतनी साइज के हम एरे बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, नम्स डॉट साइज, इतनी साइज की हमने एरे पहले बना के रखी, एरे इतनी साइज की हमने एरे रिजर्व कर ली। उसमें हमने करना क्या है, उसमें हम करेंगे फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप से हम उसमें पहले वैल्यूज को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, फॉर लूप चला के हम क्या करेंगे, अब हमने देखे हमें वैल्यू को फिल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर लूप क्या करेंगे, एरे पे आइटरेट करेंगे, जो हमें एरे दी गई है ना उस पे आइटरेट करेंगे। तो अगर मैं इसको देखूं तो उसमें क्या है, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन नम्स डॉट साइज, हमें फॉर लूप चलाना है, और i प्लस ये हम पे चलाएंगे फॉर लूप, और उसमें हम करेंगे ये कि जो जो हमें वैल्यूज मिलती जाएंगे ना, उसमें हम इस वाले जो एरे है उसमें उसको +1 कर देंगे, इसको मैं इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज भी कर देंगे। ठीक है, ताकि सब में 0 आ जाए। तो हम ये करेंगे कि क्या करेंगे, यहाँ पर इफ करेंगे, इफ नम्स, हम क्या करेंगे, नहीं सिर्फ हमने प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, नम्स ये जो हमारे एरे का नाम है क्या है, ARR, स्क्वायर ब्रैकेट नम्स स्क्वायर ब्रैकेट आई, तो ये जो वैल्यू देगा ना उसको हम कर देंगे ++। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये देखिए ये जरा सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि मैंने एरे के अंदर ये क्या लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। देखें ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अब देखो इन्होंने बोला गया क्वेश्चन के 0 से लेके n तक की रेंज के नंबर्स होंगे और कोई नंबर नहीं होंगे, तो हमने साइज कितनी बनाई एरे की, n साइज की एरे बनाई है। पहले से हमने एरे n साइज की बना के रख दी, इसमें सब 0 रख दिए। अब हम क्या करेंगे, ARR एरे को कॉल करेंगे और उसमें करेंगे ये कि जो हमारी एरे जो हमने बनाई है उसमें इंडेक्स क्या रखेंगे, नम्स i का। तो इसका कोई ना कोई इंडेक्स तो होगा ना, ये जिसपे ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम, कोई ना कोई एक इंडेक्स होगा ये जिसमें वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ऐसा होगा कि जब ये पूरे इंक्रीमेंट होके जब रेडी हो जाएगी एरे, तो सब सब उसकी जो वैल्यूज है ना उनमें इंक्रीमेंट हो चुका होगा, सिवाय एक वैल्यू के, जो कि होगी जिसको जो हमारी वो होगी क्या बोलते हैं, जो हमारी क्या होगी, जो हमारी मिसिंग नंबर होगी, जो हमारी प्रॉब्लम है मिसिंग नंबर, वही हमारी मिसिंग नंबर होगी। तो हम क्या करेंगे, दोबारा फॉर लूप चलाएंगे, कितने टाइम चलाएंगे, जितनी एरे की वैल्यू उतना ही चलाएंगे, मतलब के इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हम करेंगे ये कि 0 उसमें है, ये उसमें है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने ना उसकी साइज है ना, जो एरे बना रहे हैं उसको +1 करके साइज बनाएंगे, ताकि वो भी आ सके, जो वैल्यू हम दे रहे हैं ना वो भी आ सके, क्योंकि वो खुद भी आएगी, 0 से लेके n तक की रेंज है, इस वजह से। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 भी खुद भी आ रहा है ना, तो इसलिए हम बड़ी साइज बनाएंगे। अब हम करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, लेस देन n, यहाँ तक लूप चलाएंगे n तक, ये जो है ना हमारा साइज नम डॉट साइज +1, यहीं तक लूप चलाएंगे, यहीं तक लूप चलाएंगे और i में कर देंगे इंक्रीमेंट। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे, अब हम क्या करेंगे इस पर चेक करेंगे, जहां पे हमें 0 मिलेगा हम उसको बोल देंगे ये वाला हमारा वो है मिसिंग नंबर है। इफ ARR i डबल इक्वल टू 0, जैसे ही वो 0 मिलता है उसको रिटर्न कर दो नम ARR, बल्कि आई रिटर्न कर दो, ठीक है आई रिटर्न, यस, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे भी हम रिटर्न लिख देते हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम को, कोड लिखी, ठीक है। हम चला के देखते हैं ये रन कर रहा है, तो कुछ वेरिएबल की अच्छा 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 ठीक है, यहाँ पर हमने मिसला आया। अच्छा वो साइज जो है ना, नम्स डॉट साइज +1, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल लेंथ एरेस, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना डिक्लेयर्ड है। अच्छा, तो वो जो है ना यहाँ कह रहे हैं कि वो आप नहीं बना सकते, एरे ये वाली यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो हमें एरे आ रही है, हमने क्या करना है, अब ऐसा कर सकते हैं, n इक्वल टू पहले रख लें उसमें एरे को साइज
+1 ये कर लें, तो फिर यहाँ पर आप किस साइज की एरे बना लें। असल में वहाँ पे मसला ये आ रहा है क्योंकि वो हमें पहले बताना पड़ता है कितनी साइज की है ना, तो वो पहले से डिफाइन नहीं होता, तो फिर वो इसलिए मसला करना ट्राई करते हैं दोबारा। नहीं आएगा तो फिर हम ये करेंगे, फिर हमने यही करना है एन आइडेंटिटी। अच्छा वो डिक्लेयर्ड नहीं है, ओके ठीक है एन एन ठीक है। हाँ ये मसला यही आ रहा है कि वो एन जो है ना उसको पता नहीं चल रहा, तो हमें ना यहाँ पे वेक्टर ही बनाना पड़ेगा, एरे नहीं बना सकते। फिर हमने यही करना है, यहाँ पर वेक्टर ही बना लेते हैं, क्योंकि वो फिर उसमें हमें पहले फिक्स बताना पड़ता है साइज कितनी बनानी है, हमें पता नहीं है ना प्रॉब्लम में कितनी साइज आ जाएगी, तो हम वेक्टर ही बना लेते हैं। उसका नाम रख देते हैं हैश, हैश नाम रख देते हैं, हमें पता आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ये करेंगे उसकी जो साइज होगी ना वो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मसला नहीं, तो एन साइज डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब करेंगे ये कि जब वो उसको, इसका नाम हम लिख देते हैं हैश, तो हैश हमने नाम रख दिया यहाँ पे। अब वो जब भी वैल्यू मिलेगी उसमें वो प्लस प्लस कर देगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे हमने साइज तो डिफाइन कर दी, ठीक है, तो हम पुश बैक यूज करते हैं। फिर हम ये करते हैं कि नहीं बल्कि हमें हैश मैप यूज करना है, तो अब इसके लिए मुझे आपको ऑर्डर्ड मैप बताना पड़ेगा। ऑर्डर्ड मैप होता है वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा प्रॉब्लम के लिए ना। तो ये इस तरीके से आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो वो क्या होगा, वैल्यूज बताता रहेगा कहाँ पर वो आ गई है। तो हम ये कर लें तो इस तरीके से भी हो सकता है प्रॉब्लम, ट्राई करते हैं, वरना फिर आपको हैश मैप बनाना पड़ेगा तो उसके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करनी, इससे नहीं होगा, हैश मैप ही लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे इस प्रॉब्लम को, लेकिन आप पहले उसको हैश मैप पढ़ लेंगे उसके बाद ही समझ आएगी, उससे हैश मैप यूज होगा। मैं एक और प्रॉब्लम दिखा देता हूँ आपको मैं, एक है वैलिड पैरेंथेसिस, ये है कि स्टैक की प्रॉब्लम है, और एक और प्रॉब्लम थी, ठीक है ये वाली ठीक है। पैरेंथेसिस क्या है कि ये स्टैक की प्रॉब्लम है, इसमें क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी एस कंसिस्ट ऑफ, ये आपके इसमें वो है सैम्बल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, स्ट्रिंग दी जाएगी। अब करना ये आपने डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड, अगर इनपुट स्ट्रिंग वैलिड है तो आपने क्या करना है, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। तो आपने बताना कैसे वैलिड है या नहीं है, कि अगर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के बाद क्लोज मतलब साथ में आ रहे क्लोज भी हो रहे हैं, ओपन ब्रैकेट जो हुआ है वो क्लोज भी हो, तो मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ओपन ब्रैकेट है ना क्लोज होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से ये आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि ओपन ब्रैकेट जो है आपका, जैसे कि ये देखें आप, ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, फिर ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, फिर ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है। तो इस तरीके से ये होती है स्टैक की प्रॉब्लम है। हमने स्टैक जो पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, अच्छा स्टैक भी एक आपको लाइब्रेरी मिलती है, जैसे वेक्टर मिलती है ना वैसे स्टैक भी होती है C++। तो हमने क्या करना है, स्टैक का हमने बनाया ऑब्जेक्ट यहाँ पर, और करा क्या, यहाँ पे सॉल्व कैसे हो रही है, यहाँ इस तरीके से हो रही है कि आप स्टैक बनाएंगे, उसमें आपको जो इनपुट मिल रहा है, जैसे फर्स्ट करें आपको ये वाला इनपुट मिल रहा है, तो अगर आपको उसका क्लोजिंग भी मिल जाता है तो आप इसको स्टैक से बाहर निकाल देते हैं, स्टैक आपका एम्प्टी हो जाता है। ओपन ब्रैकेट आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आई, अब उसको स्टैक से बाहर निकाल दिया। स्टैक यहाँ यूज क्यों कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा स्टैक यहाँ यूज करना है, वो ऐसा पता चल रहा है क्योंकि ओपन का क्लोजिंग भी है ना, तो ओपन पहले आएगा फिर क्लोजिंग आएगा, तो वो टॉप टॉप अप्रोच देखनी है। तो ये भी हो सकता है कि स्क्वायर ब्रैकेट आ गया पहले, फिर ये वाला ब्रैकेट आया, फिर ये वाला ब्रैकेट आया, अब क्लोजिंग जो पहले अगर ये वाला आएगा तो आप इसको बाहर निकालोगे, फिर इसका क्लोजिंग आएगा तो आप इसको बाहर निकालोगे, फिर इसका क्लोजिंग आएगा तो आप इसको बाहर निकालोगे। इस तरीके से स्टैक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो स्टैक यहाँ पे इसलिए यूज हो रहा है कि टॉप वाले वैल्यू को आपने चेक करना है कि वहां पर क्या रखा हुआ है, अगर वैलिड चेक करना है। वैलिड कब होगा, जब उसी का क्लोजिंग वहां पर रखा हुआ हो। इस तरीके से ओपन उसी का रखा होगा जिसके क्लोजिंग मतलब यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू उसको मैच करेंगे। तो यहाँ पे स्टैक यूज होगा, तो स्टैक कैसे यूज हो रहा है, स्टैक यहाँ पे ऐसे यूज हो रहा है कि स्टैक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने फॉर लूप चलाया i = 0, जितनी आपकी स्ट्रिंग की साइज है उतना फॉर लूप चलाएंगे, और इफ स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो वहां पे अगर आपको क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाता है और ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट मिल जाता है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाता है, या फिर तो आपने उसको पुश कर देना है स्टैक में, कोई भी तीनों में से कोई एक चीज मिल जाती है आपने स्टैक में पुश कर देनी। अब करना ये है क्लोजिंग वाले में पुश नहीं करनी है, ओपनिंग वाले में पुश करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है स्टैक में पुश फंक्शन होता है जो आपको स्टैक में पुश कर, जैसे कि आप अपेंड करते हैं ना पुश बैक करते हैं, वैसे ही स्टैक में पुश होता है, तो उससे पुश होता है तो वो क्या करता है पुश कर देता है आपकी वैल्यू। अब क्या होगा, एल्स 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 में क्या रखा है हमने कि यहाँ पर कि आपका अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो हमने रिटर्न फॉल्स कर देना है, कि यहाँ पर अभी जो है आपकी स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है। देखें
स्ट्रिंग एम्प्टी क्या है, स्ट्रिंग स्टैक है, ये स्टैक है, ये वो स्ट्रिंग नहीं है, ये जो है ना str, ये स्टैक बनाया है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसका स्टैक इनाम रखा है str। तो ये अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी है तो क्या करना है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपने रिटर्न फॉल्स कर देंगे। मतलब आपकी जो है कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब कि अभी आपका स्टैक ही एम्प्टी है और आपका कोई और इंसर्ट करने के लिए आ रहा है। मतलब ये है, थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये प्रॉब्लम थोड़ी सा वो मुश्किल लगे, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो आपने किस तरीके को टैकल करना है, मकसद ये है आप। तो यहाँ पे अगर आपने देखी स्ट्रिंग जो है ये ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग आपको मिल रहा है। तो आपके क्या होगा स्टैक में, अगर अभी पहले क्या है ओपनिंग आया तो आपने स्टैक को यहाँ पुश कर दिया, स्टैक में पुश कर दिया, ओपनिंग आ गया। अब आ गया क्लोजिंग, क्लोजिंग जब आया तो आपने क्या करना है, उसको स्टैक में से ओपनिंग वाले को बाहर निकाल दे, तो आपका स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी। तो स्टैक हो गया आपका एम्प्टी। अब आपके पास एक और भी क्लोजिंग आ जाए, ये वाला एक और क्लोजिंग आ जाए, तो आपके स्टैक कुछ है ही नहीं जिससे आप बाहर निकालें, तो ये इनवैलिड पैरेंथेसिस। मतलब ये हो गया कि आपका ओपनिंग क्लोजिंग था तो ठीक था, फिर ये वाला आ गया, ये इस तरीके से यहाँ पे यूं आ गया। तो ये क्या मतलब हुआ कि आपने ओपनिंग को अपने रखा था स्टैक में, यहाँ पे स्टैक में रखा था, ओपनिंग को स्टैक में रखा था, क्लोजिंग आया तो स्टैक से इसको बाहर निकाला ओपनिंग वाले को, अब एक और क्लोजिंग आ गई है तो ओपनिंग वाला उसके है ही नहीं पहले से मौजूद, तो इनवैलिड है ना, ये इनवैलिड पैरेंथेसिस है ना, ये वैलिड तो नहीं है। आप जिसको ओपन करो क्लोज भी तो करना है आपने, तो आपका ब्रैकेट है, तो इसीलिए ये इनवैलिड है, तो आप इनवैलिड रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और इस तरीके से आपने क्या करना है, स्ट्रिंग के टॉप को चेक करना है क्या वो ओपनिंग है, तो आपने ये देखना है। तो कैसे देखोगे आप कि एंड एस ऑफ आई डबल इक्वल टू क्लोजिंग, अगर ओपनिंग के बराबर है या क्लोजिंग के बराबर है तो आपने स्ट्रिंग में से पॉप कर देना। मतलब टॉप पे आपके ओपनिंग वाला ब्रैकेट है और आपके पास अभी क्या आ रहा है, क्लोजिंग वाला आ रहा है। देखें स्टैक के टॉप पे अभी आपके पास ओपनिंग वाला पड़ा हुआ है, देखिए इस तरीके से स्टैक के टॉप पे, ये जो स्टैक का टॉप है यहाँ पे आपका क्लोज ओपनिंग पड़ा हुआ है और आपको मिल रहा है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग पड़ा हुआ है, तो क्लोजिंग आपने इसको देखा तो आपने क्या करा, इसको बाहर निकाल दिया, तो अब स्टैक आपका क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, तो स्टैक में पॉप कर दिया आपने, तो नेक्स्ट इटरेशन में वो दिखेगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है यहाँ पे स्टैक के जरिए। और क्या है, else if str.pop, अगर वो आपका जो है ये देखिए ये इसके लिए अलग अलग ब्रैकेट्स है ना, उन सब के लिए बात वही है जो भी मैंने डिस्कस करी ना आपके साथ। अगर इसका क्लोज ओपनिंग है तो इसका क्लोजिंग आ रहा है तो ठीक है, इसका ओपनिंग अगर इसका अगर ओपनिंग पड़ा हुआ, अगर क्लोजिंग इसका आ रहा है कर्ली ब्रैकेट का, तो इसके लिए ये वाला फंक्शन है, वो ये वाली कंडीशन है, ये चीज वही हो रही है, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट वाले के लिए भी यही है, अगर क्लोजिंग आपका ये वाला आ रहा है तो ओपनिंग के साथ पहले मौजूद होना चाहिए आपके स्टैक में, तभी तो आप उसको क्लोज कर सकोगे ना, तो पॉप करोगे आप स्टैक, वरना आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे। अगर कोई तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई है तो रिटर्न आपने फॉल्स कर देना, क्योंकि जाहिर सी बात है, मतलब इसका मतलब यही है कि क्लोज ओपनिंग वाला उसका पहले मौजूद था ही नहीं स्टैक के अंदर। स्टैक जो था आपका उसके अंदर किसी का ओपनिंग नहीं मौजूद था, क्लोजिंग मौजूद था। अगर ये क्लोजिंग ही मौजूद है आपका पहले से स्टैक में, तो आप इंसर्ट क्या करोगे, आप ये भी इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ओपनिंग को भी नहीं रख सकते हो स्टैक में, क्योंकि आप इसको ही पहले क्योंकि ये आता है तो उससे पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये है तो इसको आप बाहर निकालोगे तो ये गलत है, मतलब कि ये पहले से नहीं होना चाहिए। ऐसा तो ब्रैकेट ही बनाते ना, यू तो ब्रैकेट नहीं बनाते, हम यू बनाते, यू, तो ये गलत है, तो इसलिए वहां भी इनवैलिड हो जाए। तो आप बाकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, आप इसको थोड़ा ड्राई रन कीजिएगा तो और ज्यादा आपको समझ, टाइम कम है ना तो इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। और इफ str.empty डबल इक्वल टू 0, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है आपकी तो डबल इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स कर देंगे, मतलब स्ट्रिंग ही आपकी एम्प्टी हो गई है तो आपने रिटर्न फॉल्स कर देना है। मतलब ये है यहाँ पर इसका कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो डबल इक्वल टू एम्प्टी डबल इक्वल 0 है, मतलब एम्प्टी नहीं है, मतलब यहाँ पे ये है। अगर ये एम्प्टी मैं ऐसे लिख दूं तो भी ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स। एम्प्टी है तो ठीक है ना, देखे ना एम्प्टी तो ठीक है क्योंकि वो सारे निकाल चुका है ना एलिमेंट्स को, क्योंकि पहले अगर ये वाला आया था तो अगर ये वाला आ रहा है तो इससे वो पहले बाहर निकाल देता है, तो स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए स्टैक में कुछ ना कुछ रह जाए, ये रह जाए और आपको स्ट्रिंग ही खत्म हो गई है और कुछ आ ही नहीं रही, या फिर ऐसा हो जाए यहाँ पे ओपनिंग वाला रह जाए और आपके पास कुछ स्ट्रिंग ही खत्म हो गई, मतलब आपकी स्ट्रिंग थी कुछ यूं, ये थी ओपनिंग क्लोजिंग और ये थी, तो ये भी इनवैलिड है ना, इसका क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग तो लेकर आओ, ये भी इनवैलिड है, तो ये सिर्फ ये आ गया तो भी ये गलत है।
तो इसीलिए हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं रही हो, आपका लूप पूरा खत्म हो गया, आपके स्ट्रिंग पूरी फिनिश हो गई है, सब एलिमेंट्स पे आप ट्रेवर्स कर चुके हैं, और रिटर्न फॉल्स इस टाइम कुछ रहना नहीं चाहिए बात। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। बाकी आपको थोड़ा बहुत समझ भी आया तो भी ठीक है, इट्स ओके, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा, एक दिन में लीड कोड नहीं आता, बहुत टाइम लगता है सीखने में। तो बस आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे, वो नहीं हो जाएगा, मुझसे नहीं हो रही प्रॉब्लम, कैसे होगी, किसी से भी नहीं होती, शुरू में होती ही नहीं किसी से प्रॉब्लम। आपने अच्छा मुझे एक चीज और बतानी थी कि जो लीड कोड है ना, ये आप अकेले नहीं कीजिएगा, देखें अकेले करेंगे आप थोड़े दिन में बोर भी हो जाएंगे या आप थक जाएंगे, आप आपसे नहीं बनेंगी प्रॉब्लम, ये पता है, नहीं बनती, किसी से नहीं बनती। आप करने लगेंगे ना प्रॉब्लम्स को, अब कोई और प्रॉब्लम आएगी जो आपने नहीं की हुई है और आप करने लगेंगे उसको, आप फंस जाएंगे, टाइम लगेगा आपको, क्योंकि अभी आपका इतना माइंड डेवलप नहीं हुआ कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, टाइम लगता है इसको करने के लिए। तो आपको क्या करना है, कम्युनिटी के साथ सॉल्व करनी है, मतलब कि और लोग हों उनके साथ ये लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो इससे ये होगा कि अ, आप कभी वो बोर्ड भी नहीं होंगे, और कोई होगा अगर उसको प्रॉब्लम तो वो आप समझा देगा, तो आप समझ जाएंगे। तो आहिस्ता से आप समझते रहेंगे ना, 50 प्रॉब्लम अगर आप कर लेते हैं, सेशन अटेंड कर लेते हैं 50-100 प्रॉब्लम्स के लिए, फिर आप नेक्स्ट आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको वो माइंड जो होता है ना, लॉजिकल थिंकिंग, वो आपकी बन चुकी होती है। तो वो आपको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो एक दफा हो जाए ना, फिर आप आहिस्ता से आपको हाथ सेट हो जाते हैं, तो आप करते ही जाते हैं।